रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, राइटर डायरेक्टर दास्तान गो और एक्टर दानिश हुसैन। दानिश हुसैन एक्टर, डायरेक्टर, थिएटर आर्टिस्ट और दास्तान गो दानिश हुसैन। न्यूटन कुमार। यस सर। कितने % वोट गिरे? 0% है सर। कुछ ठीक से हो नहीं रहा है सर यहाँ पे। ये आत्मा जी को कब से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, सुनो सुनो, वो लोग आ रहे हैं। मेरी आसपा सिंह से बात हो गई सर। मैं दौरे पे निकला हुआ हूँ, 1 आध घंटे में पहुँचता हूँ। और विदेशी पत्रकार साथ हैं। इज्जत का सवाल है, माहौल जमा देना। क्लियर? यस सर। गुड। योर व्हाट्सएप प्रोफाइल इज गुड। आई थॉट यू वर ब्लॉन्ड। दानिश हुसैन की पैदाइश 25 जुलाई 1971 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई और परवरिश और शिक्षा दिल्ली में हुई। दानिश के घर में अदबी माहौल था, जिसके सबब उनका कला की ओर रुझान स्वाभाविक था। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद दानिश हुसैन एक बैंक में नौकरी करने लगे, लेकिन वो इससे मुतमईन नहीं थे, लिहाजा खाली वक्तों में थिएटर से जुड़ गए। थिएटर की शुरुआत दानिश हुसैन ने बैरी जॉन थिएटर ग्रुप से की, जहां उन्होंने एक वर्कशॉप के जरिए एक्टिंग का पहला सबक सीखा। उनका पहला शो था विजय तेंदुलकर का नाटक खामोश अदालत जारी है। थिएटर की दुनिया से मिली पजीराई से हौसला पाकर दानिश हुसैन ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह एक्टिंग के सुपुर्द हो गए। वहाँ ठकुराइन के खड़े होने के लिए 5 चिन्ह बने हुए थे, उस पर ठकुराइन को खड़ा करते, वहाँ से गिनकर 108 कदम पीछे हटते, तीर कमान में लगाते और अब जो जन करके छोड़ते तो ठकुराइन की नत के आर पार निकल जाता। साहब, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 108 तीर ठाकुर साहब चलाते और हर एक तीर ठकुराइन की नत के आर पार। मजाल है कि वो अपना निशाना कभी चूक जाए। सन 2008 में रूमी अनवील द सन नाम के नाटक में दानिश हुसैन ने शम्स तबरेज़ का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला। हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत दानिश हुसैन ने 2010 की फिल्म पीपली लाइव से की। सन 2013 की फिल्म आंखों देखी में दानिश हुसैन ने गोपी का किरदार निभाया। 2019 की नेटफ्लिक्स सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड में दानिश हुसैन मुल्ला खालिद के किरदार में नजर आए। बाजार, ताजमहल 1989, ऑस्कर नॉमिनेटेड न्यूटन जैसी फिल्मों के जरिए दानिश हुसैन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान एक कुशल अभिनेता के तौर पर कायम कर दी। जो ये बच्ची कर रही है दुरुस्त नहीं है। भरतनाट्यम हमारी मुल्क की तहजीब का एक हिस्सा है। गैर मजहबी काम करते हैं और फिर मस्जिद भी चले आते हैं। हमारा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि एक बच्ची की डांस करने पर उसकी तौहीन हो जाए। एक्टिंग के अलावा दानिश हुसैन ने उर्दू अदब से मंसूब आर्ट फॉर्म दास्तान गोई के रिवाइवल में भी अहम भूमिका निभाई है। दानिश हुसैन का शुमार हिंदुस्तान के चुनिंदा स्टोरी टेलर्स में होता है। मुंबई में होशरुबा रेपर्टरी नामक उनकी थिएटर कंपनी है, जिसके जरिए दानिश हुसैन मुख्तलिफ हिंदुस्तानी ज़बानों में थिएटर और दास्तानों के प्रोडक्शंस दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दानिश। आदाब। हमको बताइए, आप ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी की दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, और ये कहते हुए आप आगे ये भी कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि अच्छा हमने तो लिख दिया, हम किसी और का ना पढ़ें, नहीं पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि उसका एक तरह से इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ जाता है। अभी आप देखिएगा कि हाल के बरसों में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की बहुत तेज़ी से इमरजेंस के बाद बहुत सारे लोग, ये ठीक है कि क्रिएटिविटी की दुनिया में एक नई नई पौध सामने आ रही है, लेकिन एक तो इस बात को समझाइए कि ओरिजिनलिटी कोई चीज़ नहीं है, और दूसरी ये जो नई पौध इस डेमोक्रेटिक स्पेस में इमर्ज करके सामने आ रही है, उसके लिए पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है? ये आपने अच्छी बात एक उठाई है इरफान भाई, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ओपन माइक्स जो हैं वो होस्ट किए हैं। मुझे याद है दिल्ली में सिलसिला ओपन माइक्स का सबसे पहले मैंने शुरू किया था, और अक्सर नौजवान शायर, लेखक, ये लोग इस तरह के लड़के आते थे, अपनी नज़में पढ़ेंगे या कुछ नज़्म नुमा या गज़ल नुमा कोई चीज़ पढ़ेंगे,
जिसको वो गज़ल समझ बैठे हैं। जी। और कभी कभी होता था कि ख़याल अच्छा होता था, लफ्ज़ों का इंतखाब भी अच्छा होता था, लेकिन ये मुझे जान के बड़ी हैरत होती थी कि जब वो कहते थे भाई हम किसी और को नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि भाई हम पे कोई उनका असर या कोई इन्फ्लुएंस ना आ जाए। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी, क्योंकि मीर अनीस साहब के पास, जो कि इतने बड़े मरसिया गो थे, उनके पास जब लोग जाते थे मरसिया गोई सीखने के लिए, तो मीर अनीस कहते थे कि भाई 2 चीज़, पहले तो आप कम से कम 1000 अशार याद करके आइए, और उसके साथ साथ कुत्ते, बिल्ली, मैना, तोता, हर जानवर की आवाज़ निकालना सीखिए, अगर आप अच्छे मरसिया गो बनना चाहते हैं। तो उनका बेसिकली मरसिया गोई में क्या था उस वक्त कि आपको लिखना भी पड़ता था और फिर उसको परफॉर्म भी करना पड़ता था। तो वो ये कहते थे कि साहब कम से कम आपको 1000 अशार याद करके आइए, तब आपसे कुछ आगे बात की जाएगी। ये हमने जनरली भी सुना है, जब अपने वालिद साहब से और अपने बाकी चचा मामू जो लोग शायर वायर थे, कि जब ये लोग जाते थे इस्लाह कराने किसी उस्ताद के पास, तो पहले यही इसी बात पे ज़ोर दिया जाता था कि अपना शेर लिखने से पहले आप 1000-1500 शेर याद कीजिए, उसके बाद आप जो हैं वो लिखेंगे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये है कि आप जितने भी ब्राइट हो, तख़य्युल की दुनिया जो आपकी है, 2 चीज़ें हैं पोइट्री लिखने में, एक तो इमेजिनेशन, ख़याल, और दूसरा क्राफ्ट। आप जब तक दोनों चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे, आप शायरी को पेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायरी सिर्फ अच्छे ख़याल को पेश कर देना नहीं है, उसको बांधना, और उस अंदाज से बांधना कि वो मीटर पे, बहर पे रहे, उसके अंदर जो उसकी सिलेबल काउंट है, जो रदीफ़ है, जो काफ़िया है, वो सब जो है बिल्कुल मुकम्मल अपनी जगह पर है। तब उसकी ब्यूटी आती है कि आपने एक मुश्किल ख़याल को इन अल्फाज का इंतखाब करके इस मीटर में बांध दिया, तब वो जाके एक अच्छी क्लासिकल शायरी बनती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को फेमिलियराइज़ कीजिए, एक्वेंट कीजिए उस चीज़ से। दूसरी चीज़ ये है कि अदब जो है वो एक ट्रेडिशन होता है, उसमें एक तसलसल है। वो जिसे आप कहते हैं कि इस ज़मीन में शेर लिखा हुआ है, तो वो पहले किसी बड़े उस्ताद शायर ने शेर लिखा, अब उसके बाद कोई और शायर आया तो उसने उसके अंदर उसी ज़मीन में शेर लिखा। तो जब तक आप शायरी का तसलसल नहीं समझेंगे और कल्चर का जो अदब का ट्रेडिशन है वो नहीं समझेंगे, तो आप खला में हैं। जी। तो आप खला में, आपको ज़मीन पे वो ज़मीन पकड़नी है। आपको एक सिलसिला चला आ रहा है कि भाई पहले मीर तक़ी मीर थे, फिर गालिब आए, फिर दाग दहलवी आए, फिर इकबाल आए, फिर इस तरह से सिलसिला जो है वो नीचे तक आ रहा है सबके पास। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान सीखता इमिटेशन से है, देयर इज़ नो अदर वे टू लर्न। हम आँख खोलते हैं, अपने आसपास लोगों को देखते हैं और जो वो कर रहे हैं उस चीज़ को इमिटेट करते हैं, दैट इज़ द ओनली वे वी लर्न। तो अगर उस अंदाज से देखा जाए तो कोई चीज़ ओरिजिनलिटी नहीं है। आप हर चीज़ जो है वो कहीं से देख रहे हैं, उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर उसे आप डिस्टिल करके अपने अंदाज से उसको पेश कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी नज़र जो है वो वसी होनी चाहिए। आप जितना मुताला करेंगे, जितना घूमेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही आपके तख़य्युल में, आपके ख़याल में, आपके इमेजिनेशन में इजाफ़ा होगा जी। और आप जो है अपनी बात को नए अंदाज से पेश कर सकेंगे। वरना आप कुएं के मेढक हैं। जब आपने दुनिया ही इतनी देखी है, आपका मुताला ही इतना है, तो आप उतना ही निकालेंगे ना। अब जैसे एक फिल्म लिरिसिस्ट हैं, उनसे मेरी एक बार गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा दानिश साहब हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है लिखना, क्योंकि एक शायर के पास मान लीजिए 20,000 अल्फाज की वोकैबुलरी है, वो 20,000 अल्फाज की वोकैबुलरी में अपना शेर कहेगा। लेकिन हम हिंदी फिल्म वाले जब गाना लिखने बैठते हैं तो उधर से प्रोड्यूसर साहब कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत मुश्किल है, उधर से मार्केटिंग टीम कहती है नहीं नहीं ये गाना कोई समझेगा नहीं, तो हमको वो 3,000-4,000 वर्ड की वोकैबुलरी में ही अपनी बात कहनी है। तो उनके पेशे की ये मजबूरी है जी। लेकिन अगर आप के ऊपर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है पेशे की, और ज़्यादातर आप देखिए जितने भी बड़े बड़े हिंदी सिनेमा के लिरिसिस्ट थे अपने आप में बहुत बड़े शायर थे। अब उनके आप अगर फिल्मी गाने देखिए तो बहुत सहल ज़बान थी, आसान ज़बान थी, लेकिन उसके अंदर भी एक डेप्थ थी, एक जो इसे कहते हैं एक इमेजिनेशन की जो हाइट थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन जब आप उनकी दूसरी शायरी, अदबी शायरी पढ़िए, चाहे आप साहिर साहब की शायरी पढ़िए, कैफ़ी साहब की पढ़िए, तो वो उसका मेयार कहीं और है। तो इनफैक्ट जो लोग अदबी शायरी से वाकिफ़ नहीं हैं, जब वो अदबी शायरी पढ़ते हैं इन शायरों की, तो हैरान हो जाते हैं ये तो बड़ी सख्त ज़बान है। तो कहना भाई असल तो ये वो थे,
ये तो घर चलाने के लिए लिख रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका म्यार यही है तो आपका सोचना गलत है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप ये अरमान रखते हैं कि आप शायर बनें, अगर आप ये अरमान रखते हैं कि आप अच्छी नस्ल लिखें, अच्छी शायरी लिखें, तो मुताला बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि जो चीज़ आपको 50 साल जी के समझ में आएगी, वो मंटो आधे घंटे की कहानी में लिख सकता है, वो डिस्टिल कर देता है। तो जितने बड़े शायर हैं, जितने बड़े राइटर्स हैं, वो जो तजर्बा है उसको डिस्टिल करके एक शेर में कह सकते हैं या एक अफसाने में कह सकते हैं। तो आप 50 साल मुशक्क़त करेंगे तब भी शायद वहाँ पहुँचे ना पहुँचें। आप एक अच्छा कलाम पढ़ लेंगे, फ़ौरन आप लीप ले लेंगे एक 50 साल की। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुताला करना बहुत लाज़मी है। देखिएगा, इस मेरे पहले इस सवाल का एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि ख़ास तौर पर ये जो इंटरनेट के ज़रिए लोगों तक पहुंचने का जो एक टूल है और उसकी जो आदत एक पूरी जनरेशन को लगती चली जा रही है, तो उसमें दो चीज़ें बहुत एपरेंटली होती हैं। एक कि आपको लगता है कि आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत अच्छी नज़्म लिख दी, बहुत अच्छी कहानी लिख दी, बहुत अच्छी कविता लिख दी। एक तो आपको लगता है, ये आपका एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैंने तो लिख दिया जी। और दूसरा होता है कि आपने जैसे ही उसे कहीं किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाला, उस पर कुछ एपरेंटली कुछ व्यूज़ मिल गए, हो सकता है कुछ मिलियंस ऑफ वायरल हो गई जी। और फिर आपका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसे मैं ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ, वो तो कहेंगे कि नहीं आप तो समझ ही नहीं रहे थे, देखिए मुझे तो लग रहा था कि अच्छी चीज़ है और देखिए उसका ये सबूत है, इसकी दलील है कि यहाँ पर व्यूज़ भी हैं। तो इस सिचुएशन में आखिर कोई तो एक पैमाना होगा और उसका एस्थेटिक्स का कोई तो एक पहलू होगा जहाँ हम उनको भी समझा सकें कि ये दीवानगी सिर्फ नंबर से तय नहीं होगी। देखिए, किसी भी फील्ड में, चाहे अदाकारी है, चाहे आप शायरी करना चाहते हैं या आप फिल्म बनाना चाहते हैं, एक या दो चीज़ से आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं होती। एक अच्छी गज़ल लिख दीजिए तो आप शायर नहीं बन जाएंगे, एक अच्छी फिल्म बना दीजिए तो आप ये नहीं कि एक अच्छे इस्टेब्लिश्ड फिल्म मेकर मान लिए जाएंगे, एक अच्छा अफसाना लिख दिया। रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी बनती है कंसिस्टेंसी से। जब आप मुसलसल कोई चीज़ इजाद करते जा रहे हैं, उसको बनाते जा रहे हैं, पेश करते जा रहे हैं और उसी तरह से ऑडियंसेस का जो है एक उसकी तरफ रिव्यू उसी तरह से आ रहा है, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई 10 साल, 15 साल, 20 साल जो है आप कुछ तख्लीक करते रहे और वो मुसलसल जो है आपको उसी तरह का एक तारीफ़, एक तरह का फीडबैक मिलता रहा, तब जाके आपकी रेपुटेशन बनती है कि हाँ भाई फ़लाने अच्छे शायर हैं, फ़लाने अच्छे फिल्म मेकर हैं। तो अब बाज़ार में आप खड़े हैं और आपने खड़े होकर चिल्ला दिया तो भाई जो जिसकी आवाज़ सबसे तेज़ है वही उसी को देखेंगे लोग। तो वो वायरल होना उसी तरह से है कि आप चौक में खड़े हैं और आपने चौक में खड़े होकर सदा दे दी, चिल्ला दिए, तो 20 आदमी मुतवज्जे हुए आपकी तरफ और साहब फ़ौरन आप हिट हो गए। लेकिन असल में तो वो जो किनारे बैठा बांसुरी बजा रहा है वो ज़िंदा रहेगा, क्योंकि जब आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद लोग उसके बारे में सोचेंगे, उस मंज़र के बारे में, तो वो जो हुआ था वो भूल जाएंगे लोग। लेकिन वो जो एक नीचे बैठा हुआ जो मुसलसल रोज़ अपना काम कर रहा था, वो ज़्यादा छाप छोड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी को ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई एक चीज़ हिट हो जाती है या वायरल हो जाती है, ये कोई सनद नहीं है कि आप शायर हो गए या आप अफसाना निगार हो गए। आपको मुसलसल जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? 2 चीज़ें ये इस्टेब्लिश करती हैं कि आपका मकाम क्या है किसी भी जगह। वो लोग जो आपके पीयर्स हैं, वो लोग जो आपके क्रिटिक्स हैं, ये 2 तय करते हैं कि आपका मकाम किसी फील्ड में क्या है। अगर आपके पीयर्स जो आपके साथ उस फील्ड में आपके साथ काम करते हैं, आपके पीयर्स अगर ये बात एक्सेप्ट करते हैं, उसको इस बात को कबूल करते हैं कि आप एक अच्छे शायर हैं या अच्छे फिल्म मेकर हैं या अच्छे एक्टर हैं, तो वो एक सनद है। और फिर जो नक्काद है, जो स्कॉलर है, जो क्रिटिक है, वो अगर ये बात कह रहा है तो फिर ये एक तरह की सनद है। उसके अलावा भाई तो जिस आदमी को अगर समझ नहीं है किसी फील्ड की, अब वो जैसे मैंने आपको किस्सा सुना रहा था कि वो एक 8वीं सदी में अरब के एक नक्काद थे, तो उनके पास एक साहब पहुँचे, उन्होंने कहा कि
भाई ये आप लोगों का जो ये ढकोसला है कि जब तक आप सनद नहीं देंगे कोई चीज़ शायरी नहीं मानी जाएगी, ये मैं नहीं मानता। मैंने कोई नज़्म या गज़ल सुनी, मुझे पसंद आई, मेरे हिसाब से वो नज़्म व गज़ल है। तो वो नक्काद साहब ने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन अगर आपने ढेले को उठा के ये कह दिया ये सोने की अशरफ़ी है और कहा कि आज से ये सोने की अशरफ़ी है, ठीक है, लेकिन मनी चेंजर ने अगर उसको नहीं एक्सेप्ट किया तो उस ढेले की जो इसको आप सोने की अशरफ़ी मान के बैठे हैं उसकी क्या कदर है? कोई कदर नहीं। कोई कदर नहीं है। तो बेसिकली समझ में आया कि भाई करेंसी वही है जो मनी चेंजर एक्सेप्ट करेगा। अगर मनी चेंजर कह रहा है कि ये नहीं, अब आपने नोट निकाला और नोट निकालने के बाद कहा कि साहब अगर नहीं फटा हुआ नोट है हम नहीं लेंगे इसको, अब आप लगाते रहिए, हुज्जत करते रहिए कि हमने फलाने दिल्ली में तो दिया था तो उसने ले लिया था, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? वो नहीं ले रहा है। जब तक वो मनी चेंजर नहीं लेगा आपकी करेंसी वैल्यूलेस है। तो जब तक आपके जो लोग सनद देने वाले हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, वो आपके पीयर्स हैं, वो आपके क्रिटिक्स हैं, वो आपके उस्ताद लोग हैं, वो जब आपको सनद देंगे कि हाँ भाई ये आपने जो काम किया है ये मेयारी काम है, तब आपको सनद मिलेगी। वरना उसके अलावा भाई जंगल में आप जाके ढोल बजाते रहिए और वहाँ जब आप ढोल बजाएंगे तो फ़ौरन लब्बैक लब्बैक 50 जानवर करेंगे, उसमें आप खुश हो जाइए कि मैं गा रहा हूँ और सब लब्बैक कर रहे हैं, तो वो तो भाई आपकी, मैं क्या कहूँगा, खर्दिमागी है और क्या है। बिल्कुल। और फिर ये कोई आज होने वाली चीज़ नहीं है और सिर्फ आपके पैदा हो जाने से और आपकी किसी क्रिएशन के वायरल हो जाने से शुरू नहीं हुई, उसकी एक लंबी रवायत चली आ रही है। जी, वही मैं रिवायत की बात कर रहा था आपसे, जो आप मैंने कहा कि भाई वो ज़मीन है, उसमें शायरी कही जा रही है, उसमें एक बड़े उस्ताद ने किया, फिर उसके बाद किसी और उस्ताद ने किया। तो जब तक आपको वो ट्रेडिशन की समझ में नहीं आ रही है वो है, तो आप फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप खला में आप कुछ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है। अब यहाँ पर हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये सब बातें और अपनी बातों को एक बहुत आर्टिकुलेट ढंग से कहना और उसमें एक इंसाइट, ये ख़ुद आपको ज़ाती तौर पर अगर आप अपनी जर्नी को टटोलें तो आपको कैसे ये हासिल हुई, जिसमें ज़बान पर एक उबूर और एक इंसाइटफुल, एक थॉटफुल बातों का एक सिलसिला, क्योंकि एज एन एक्टर भी और एज ए दास्तान गो भी आपके पास बहुत सारा मवाद होना चाहिए और होता है, ताकि आप ऑडियंस को एक पर्टिकुलर टाइम तक अपने साथ बनाए रख सकें। तो आपकी जर्नी में ज़रा बताइए कि ये सब कैसे आप तक पहुंचा है कि आप हमारी जर्नी में देखिए ज़बान का ताल्लुक़ जो है ना वो बहुत हद तक इरफान भाई सुनने से है। जी। अगर आप सुनने में अगर आप अपनी जितनी भी आपकी समात है वो आप उसमें लगाइए तो आप ज़बान जल्दी पकड़ेंगे। अगर आप सिर्फ कहने में लगे हुए हैं तो आप ज़बान नहीं पकड़ पाएंगे। तो लिसनिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हम बिल्कुल गधे थे, 3 में 13 थे। हमारा तो कोई मतलब हर आदमी जो हमारे घर में था वो इतना ज़हीन था और इतना उस्ताद आदमी था कि हम लोग खाली सुन ही सकते थे। तो उसमें अच्छी बात ये हुई कि हम लाडले नहीं थे, कोई हमारे ऊपर इतना अटेंशन नहीं था, कोई हमें इतना पैम्पर नहीं किया जा रहा था। तो बस चुपचाप बैठो सुनो, तो बस चुपचाप बैठो और सुनो, सुनते रहते थे हम लोग। तो अब गुफ्तगू होती थी, फलाने चचा आए हैं, वो खालू साहब आए हैं, वो फूफा साहब आए हैं, वो उस्ताद आए हैं, फलाने आए हैं, वो महफिल जमी हुई है, गपशप चल रही है, बातचीत चल रही है। की बात है, कहाँ आप पैदा कहाँ हुए? मैं तो पैदा तो मैं गाज़ीपुर हुआ, लेकिन वो जैसे रिवायत होती है कि पैदाइश के वक्त बच्चियां जो हैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हैं, तो मेरी अम्मा ननिहाल चली गई थी, नाना ज़िंदा थे। और गाज़ीपुर में एक गांव है बगुई बुज़ुर्ग, तो पैदाइश मेरी गांव में हुई, लेकिन 3 महीने बाद जो है वो हम लोग दिल्ली आ गए। तो परवरिश मेरी दिल्ली में हुई और मेरे वालिदैन जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। वालिद साहब इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थे, वालिदा जो हैं वो फ़ारसी की डिपार्टमेंट में थी। तो अब क्या है कि साहब वो आप लोग कितने भाई बहन? एक बहन है मेरी, वो अमेरिका में रहती हैं इस वक्त। वो बड़ी है? नहीं, वो छोटी है, 2 साल छोटी हैं, लेकिन मिजाज में और अंदाज में वो बड़ी हैं और हम छोटे हैं। अक्सर हम उनसे डांटी खा रहे होते हैं जी। तो अब ये है कि माहौल अदबी था घर में। तो अब फलाने उस्ताद आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, ये दादा साहब आ रहे हैं, वो खालू साहब आ रहे हैं और वो फलाना आ रहे हैं, और सब एक से एक पहुँचे हुए लोग थे। तो अंदाज़ हमारे घर में जो हर वक्त होता था वो बड़ा अदबी अंदाज़ होता था। मतलब आप ये समझिए कि जब नसीहत भी मिलती थी अम्मी से तो एक फ़ारसी का शेर मिलता था, कि जब वो गुस्से में भी आती थीं तो वो फ़ारसी का शेर पढ़ती थीं। तो अब हम ये समझ बैठे कि यही माहौल होता है सबके यहाँ,
कि भाई वो कोई दोहा कहा जा रहा है, वो कोई फ़ारसी का शेर पढ़ा जा रहा है, कोई उर्दू का शेर पढ़ा जा रहा है, और ज़बान में चटखारा बहुत था इरफ़ान भाई। हर आदमी जो है एक लज़्ज़त ज़बान की है वो उठाता था। तो मतलब किसी ने कुछ बोला, तंज़ मारा, तो उसके ऊपर फ़ौरन एक और नहले पे दहला तंज़ आया, और उसमें भी उसी तरह चुभती हुई ज़बान आती थी। तो एक वो जो लताफ़त थी ज़बान की, वो सुनने को बहुत मिलती थी। लेकिन कोई ऐसा जिसे कहते हैं, मेरा कोई इरादा नहीं था। मतलब इरादा क्या, उस उम्र में तो आप छोटे होते हैं, तो आपको कुछ इतनी समझ नहीं होती क्या करना है ज़िंदगी में। और जैसे कि एक नॉर्मल आदमी के ख्वाहिशात होते हैं कि भई हम क्या करें, सिविल सर्वेंट बन जाएँगे, या कोई डॉक्टर बन जाएँगे, या भई कोई ब्यूरोक्रेट बन जाएँगे, आईएफएस बन जाएँगे, कुछ इस तरह से। तो वो उसी तरह के हमारे भी अरमान हुआ करते थे। और भेड़-चाल, कोई ऐसा हुनर नहीं था कि भई गाते बहुत अच्छा हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, या पेंटिंग-वेंटिंग करते हैं अच्छी, तो कोई ऐसा हुनर भी नहीं था। तो भेड़-चाल थी अपना, चलो भई 12वीं पास हो गई तो फिर बीए हो गया, तो फिर एमए हो गया, तो अब चलो पीएचडी करने चलो। पीएचडी का वक़्त आया तो हमने जाके हाथ जोड़ लिया अपने अब्बा से कि बड़ी मुश्किल से ये 3 साल बीए, 2 साल एमए पास हुआ है, अब 4 साल और हम पीएचडी नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, एमबीए कर लो। तो एमबीए किया, फिर बैंक में मुलाज़मत मिल गई, तो 5 साढ़े 5 साल बैंक में नौकरी की। तो उस वक़्त जो है ये थोड़ा ख़्याल आया कि कुछ जम नहीं रहा है। तो आदमी को वो करना चाहिए जो वो करना चाहता है। किसी और की ग़ुलामी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी वक़्त में अपना वक़्त गुज़ारने के लिए, क्योंकि बैंक से जो है कोई ऐसा हेवी कोई काम नहीं था, वो बड़े नीश टाइप बैंक था। तो उसमें सुबह जाइए 9 बजे, साढ़े 5-6 बजे तक आप फ़ारिग हो जाते थे। तो शाम का वक़्त बहुत आपके पास जो था, फ़ुर्सत ही फ़ुर्सत थी। तो अब कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि कोई हुनर नहीं था। तो ये समझ में आया कि जब कॉलेज में थे, डिपार्टमेंट में थे, तो अक्सर जो है वो उस्ताद लोगों की मिमिक्री किया करते थे, तो बड़ा हम लोगों को बहुत मज़ा आता था। तो और मैं एन्जॉय करता था, तो मुझे लगा कि शायद यही करना चाहिए। तो थिएटर, मैंने कहा ये एक शायद चीज़ है, ये एक जगह है जहाँ कुछ मैं अपनी किस्मत आज़मा सकता हूँ। लेकिन इरादा नौकरी छोड़ने का उस वक़्त नहीं था। ये था कि भई साथ में नौकरी भी चल रही है, और उस वक़्त जो है वो बैरी जॉन जो हैं बहुत मशहूर हो गए थे, क्योंकि शाहरुख़ ख़ान और मनोज बाजपेयी जो हैं वो दोनों बहुत मकबूल हो गए थे उस वक़्त, और वो बहुत मशहूर हो गए थे। तो मैंने कहा इन्हीं के पास चलना चाहिए। तो वो 98-99 की बात है, मैं बैरी साहब के पास पहुँचा, और उन्होंने कहा अच्छा आप कुछ, क्योंकि आपका कोई तजर्बा ही नहीं है, आपने कोई ना थिएटर किया है, ना आप जानते हैं, ना आपने देखा है ज़्यादा, और एक्टिंग भी आपने कुछ ख़ास ऐसी नहीं की है। तो 3 महीने की वर्कशॉप हुई। वही मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ, जिसे आप फॉर्मल ट्रेनिंग कह सकते हैं, वो 3 महीने में मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया कि हिंदुस्तान में हर आदमी समझता है वो एक्टर बन सकता है। ये ज़रा मुश्किल काम है, इतना आसान सहल नहीं है एक्टर बनना। तो इसमें भी काफ़ी क्राफ्ट है, टेक्नीक है, समझ है, एप्लीकेशन है, तभी आप एक अच्छे अदाकार बन सकते हैं। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया थिएटर का। तो जब थिएटर का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे फिर उसमें ज़रा मज़ा आने लगा। और जैसे कि मैंने अक्सर किसी इंटरव्यू में कहा, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं बड़ा करेजियस डिसीजन होगा आपका कि आपने साहब बैंक की नौकरी छोड़ के जो है एक थिएटर एक्टर बनने का सोचा। मैंने कहा नहीं भाई, कोई उसमें करेज वरेज नहीं थी, ये सब बाद में आदमी लेबल्स देता है। उसमें सिर्फ था ये कि पहली बार ज़िंदगी में किसी ने अप्रिशिएट किया हमको। वो 30 साल तक, आज तक कभी पीठ पे किसी ने थपथपाई ही नहीं थी, ना नंबर अच्छे आते थे, ना कोई काम अच्छा करते थे। बिल्कुल जैसे एक प्रिविलेज्ड मेल होता है कि साहब खाना जो है बिस्तर पे आके दे दिया जाए, उसी किस्म के थे। तो जब थिएटर पे स्टेज पे पहुँचे और जब परफॉर्मेंस करना शुरू किया, एक्टिंग करना शुरू किया, तो पहली बार लोगों ने ग्रीन रूम में आके कहना शुरू किया, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छी अदाकारी की, क्या आपने एक्टिंग की। तो मैंने कहा वो एप्रिसिएशन का पावर था कि जिसकी वजह से मैं एक्टिंग की तरफ गया, उसमें कोई करेज वरेज इन्वॉल्व नहीं थी। और जब मैं थिएटर में पहुंचा इरफान भाई, तो हाई स्कूल के बाद तो ज़बान खाली अंग्रेज़ी थी, बीए भी अंग्रेज़ी में, एमए भी अंग्रेज़ी में, सारा नौकरी भी अंग्रेज़ी में। तो जब मैं वापस थिएटर में गया, अब वो हिंदी नाटक आए, तो अब वो हिंदी पढ़ना शुरू किया। तो शुरू में तो हिंदी को ज़ंग लग चुका था, वो पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता था हिंदी देवनागरी को। खैर उसमें ज़्यादा वक़्फ़ा नहीं गया उसमें। मतलब मुझे याद है कि पहला नाटक के कुछ शुरू के 4-5-6 दिन जो हैं थोड़ा
मेहनत हुई, लेकिन उसके बाद ज़बान रवां होने लग गई और फिर हिंदी की स्क्रिप्ट जो है वो बहुत आसानी से पढ़ने लगे। अब वो हिंदी की स्क्रिप्ट पढ़ने लगे तो इश्तियाक पैदा हुआ कि भाई और भी चीज़ पढ़ें, खाली नाटक जो है वो ना पढ़ें। उसके अलावा अब वो हिंदी के विनोद कुमार शुक्ल हुए, वो श्रीलाल शुक्ल हुए, और अपना वर्मा जी हुए, निर्मल वर्मा और शिवानी हुई, और वो दुनिया भर के जो उस्ताद लोग हैं वो उनकी किताबें उठा के प्रेमचंद के पास वापस गए जो बचपन में पढ़ा था। अब वो अफसाने और ये सब चीज़ें जो हैं इनका मुताला करने लगे तो मज़ा आने लगा, ज़बान भी रवां होने लग गई। लेकिन उसी ज़माने में दास्तान का सिलसिला शुरू हुआ। तो दास्तान का सिलसिला शुरू हुआ तो उर्दू भी ऐसे ही थी, जंग लगी हुई। अभी दास्तान पे आएंगे जी। बैरी जॉन वाले थिएटर ग्रुप में जी। पहला वो कौन सा प्ले था और शायद पहली बार आप स्टेज पर उतर रहे थे? हाँ, एक एक्टर के अंदाज में। ये 1999 मई की बात है और तेंदुलकर साहब का मशहूर मारूफ नाटक है, खामोश अदालत जारी है। मेरे ख्याल से मेरी मराठी कमज़ोर है पर उसको मराठी में कहते हैं शांतता कोर्ट चालू है। हाँ। तो उसका हिंदी रूपांतर था और बैरी जॉन का ग्रुप होता था थिएटर एक्शन ग्रुप, टैग। तो टैग के अंडर वो उसका एक मंचन हो रहा था और मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया और मुझे पोंछे का रोल मिला। बड़ा ही इविल टाइप आदमी है, वो विटनेस देता है बिराने के ख़िलाफ़। तो वो मई 1999 खामोश अदालत जारी है, वो मेरा पहला एक तरह से नाटक था, परफॉर्मेंस थी स्टेज के ऊपर। तो वही बताइए ना कि पहला जब स्टेज पर उतरना जी, वो तो एक अलग ही थ्रिल एक चीज़ होती है कुछ। वो तो आप ये समझिए कि वो मैं कैसे बयान करूँ आपको, मतलब वो मैंने तजर्बा नहीं किया था उस तरह से, क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं है, स्कूल में स्टेज पे गए थे कॉलेज में तो, बट इस तरह का अटेंशन नहीं था कि यहाँ एक पूरा आप ऑडिटोरियम में बैठे हैं और 500 लोग आपको आए हैं देखने के लिए और आप मंच पे जा रहे हैं और एक अहम किरदार में आप वहाँ स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक नर्वस एनर्जी थी कि भूल ना जाएं, गड़बड़ ना कर दें कहीं, मतलब पता चला कि नाटक ठप हो गया और सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे पड़ गई कि भैया तुमने जो है गलत एक्टिंग करी, वहाँ पे जाके डायलॉग भूल गए। तो वो टेंशन भी था और थ्रिल भी था कि ये मेरा मौका है, दिस इज़ माय मोमेंट अंडर द सन, अब मैं जाके परफॉर्म करूँगा। और मुझे याद है कि वो हम लोग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और उसमें एक जो मेरे साथी कलाकार थे वो उनका अहम रोल था, लेकिन उसमें क्या था कि वो कुछ कहते हैं और उसके बाद जो है कोई अंदर विंग से उनका जवाब देता है और उसके बाद जो है मैं फिर कुछ बोलता हूँ। वो अपना आए स्टाइल से और कुछ ऐसा उन्होंने अदा किया कि उन्होंने ऐसे गॉगल्स लगाए हुए थे, वो उड़ता हुआ गया और नीचे स्टेज के ऑडियंस में कहीं जाके गिर गया। तो उसके गिरने से जो है वो बिल्कुल हिल गए। तो वो अपना डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, वो डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, वो चश्मे के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो वो लड़की जो इंतज़ार कर रही है विंग्स में, वो अपना डायलॉग नहीं बोल रही है और वो नहीं बोल रही है तो उसके चक्कर में मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो उसमें सडनली मैंने कुछ इम्प्रोवाइज़ किया और आई थिंक मैं कूद के नीचे उतरा और मैंने चश्मा उठाया और मैं ऊपर आया और कुछ मैंने उनको देते हुए एज एफ उनको क्यों दे रहा हूँ कि अरे वो उसके बारे में तो आपने कुछ कहा नहीं। तो खट से उन्होंने डायलॉग पकड़ा, तो लड़की ने उधर से डायलॉग बोला, फिर मैंने इधर से डायलॉग बोला। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि सडनली मुझे लगा कि मैंने बचा लिया नाटक मैंने जो है कुछ इम्प्रोवाइज़ कर दिया। तो वो बड़ा शानदार एक एक्सपीरियंस हुआ। पहली बारी जब स्टेज पे पहुँचे और कुछ इम्प्रोवाइज़ करके कुछ ऐसे करके, तो उससे ये समझ में आया कि भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़रूरी है जब आप परफॉर्म कर रहे हो। कितना भी रिहर्स किया हो, चीज़ गलत हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो। अब आदमी सोच के तो नहीं आया था ना कि चश्मा गिर जाएगा, वो गिर गया चश्मा। तो उस तरह से धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हुई और वो थ्रिल कि ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि कुछ ऐसा करके नाटक को ट्रैक पे ले आए वापस। तो वो बड़ा बहुत ही जिसे कहते हैं ज़माने तक वो उसके ऊपर सर धुनते रहे, अपने ऊपर ही खुश होते रहे कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। और लेकिन ये है कि जब वो सिलसिला शुरू हुआ तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जब भी मैं कुछ नाटक करता था कोई और देख लेता था। तो वो कहते थे भाई तुम आ जाओ हमारे नाटक में कर लो। तो मुझे बहुत कम अरसे में, कुछ 4-5 साल के अरसे में ही बहुत अच्छे थिएटर डायरेक्टर्स मिल गए। एम एस सत्यू साहब हुए, एम के रैना साहब हुए, राजेंद्र नाथ साहब हुए, ये अपने जॉय माइकल और यात्रिक थिएटर ग्रुप और सबीना मेहता हुई। तो बहुत कम अरसे में जो है अच्छे उस्ताद लोगों के साथ नाटक किया और फिर हबीब साहब मिल गए। तो जब उन्होंने आगरा बाज़ार में रोल करने के लिए कहा तो आप समझिए क्राउनिंग ग्लोरी था
मेरे थिएटर के करियर का कि भाई हम थिएटर कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बड़े इस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं, लेकिन हबीब साहब ने रोल दे दिया। तो और उसमें मुझे याद है कि हबीब साहब ने जो रोल दिया उसकी वजह यही थी कि हम एक अदबी माहौल से आ रहे थे, तो ज़बान साफ़ थी, तलफ़्फ़ुज़ साफ़ था, और हालांकि उर्दू से जो है उस तरह से उर्दू में ज़ंग लगा हुआ था, कुछ इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन ओरल लिटरेसी बहुत हाई थी। तो अब कोई मुहावरतन बात हो रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या बात हो रही है, तलफ़्फ़ुज़ क्या है उसका ठीक, वो हमको समझ में आ रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब हबीब साहब ने स्क्रिप्ट पढ़वाई और देखा कि हाँ भाई स्क्रिप्ट ठीक पढ़ रहे हैं और जहाँ पे पॉज़ देना चाहिए वहाँ पॉज़ दे रहे हैं, जो माने हैं अपनी अदाकारी में मुकालमे में उसको अदा कर पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर रोल दे दिया। तो वो एक बड़ा ही जिसे कहते हैं क्राउनिंग ग्लोरी मोमेंट था। ये तो आप जानते ही हैं कि जो लोग थिएटर करने लग जाते हैं उनका एक रहता है कि अरे फिर सर्वाइव कैसे करेंगे, तो चलो कुछ काम भी करते हैं। आपके केस में उल्टा है कि आप लगा लगाया काम छोड़कर फिर थिएटर करने लगे। तो क्या थिएटर फिर आपको वो देने लग गया जिसके लिए इंसान फिर ये सोचता है कि भाई थिएटर को करने के लिए रोज़ी रोटी कहाँ से आएगी? नहीं इरफान भाई, जब मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया 2002 में मेरे पास कोई गेम प्लान नहीं था। मतलब जिसे कहते हैं एक आधी अक्ल का बेवकूफ़ आदमी किसी चीज़ में बग़ैर सोचे समझे कूद जाए, मैंने वही हरकत की थी जी। कि कोई गेम प्लान नहीं था, कोई समझ नहीं थी कैसे मोनेटाइज़ करते हैं अपने पैशन को, अपनी इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं मालूम था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, एनएसडी नहीं गए थे, बस एक जुनूनी कैफ़ियत की यही करना है और इस्तीफ़ा दे दिया। और मुझे याद है मेरा जो बॉस था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मेरा आखिरी बैंक था, उसको 2 हफ़्ते तक यकीन नहीं आया कि मैं एक्टिंग करने के लिए और थिएटर करने के लिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उसने 2 हफ़्ते तक मेरा इस्तीफ़ा एचआर डिपार्टमेंट को बढ़ाया ही नहीं, अपनी ड्रॉर में रखे रहा कि इसका जुनून उतर जाएगा 2 हफ़्ते बाद, आटे तेल का इसको भाव समझ में आएगा तो ये अपने आप वापस आएगा। तो इससे पहले कि कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाए, एचआर डिपार्टमेंट को इस्तीफ़ा चला जाए, मैं ड्रॉर में रखता हूँ कि इसके पास एटलीस्ट 2 हफ़्ते का वक्फ़ा है कि ये सोच सके, गौर करे अपने फ़ैसले पे। जब उनको ये यकीन हो गया 2 हफ़्ते के बाद कि अब ये अपनी बात से बिल्कुल हिलने वाले नहीं हैं, अडिग हैं अपनी बात पे, तो उन्होंने वो इस्तीफ़ा फिर एचआर डिपार्टमेंट को भेजा। वालिद साहब बहुत नाराज़ हुए, बहुत बरहम हुए कि भाई क्या बेवकूफ़ी है, शक्ल देखी है तुमने अपनी, हैं विलन के साइड किक तक नहीं बनोगे तुम। तो मैंने कहा अब्बा ज़्यादातर विलन हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरत थे, हीरो जो हैं वो ज़रा कम शक्ल के थे, उतार शक्ल के थे, तो फ़ौरन बिगड़े, देख रही हो ज़बान दराज हो रहा है ये। तो बहुत नाराज़ हुए मेरे ऊपर और मेरे पास कोई गेम प्लान नहीं था। मैंने बस थिएटर करना शुरू कर दिया। उस ज़माने में क्या था कि दिल्ली में बहुत ये अपना हर मोहल्ले में एक मैनेजमेंट स्कूल, एक फ़ैशन स्कूल खुल गया था। तो जहाँ आप नज़र कीजिए वहाँ फ़लाना स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब ये जो इतनी तादाद में स्कूल खुल गए थे तो इनको फैकल्टी भी चाहिए थी। तो मेरा सीवी बड़ा अच्छा था, मतलब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, 5 साल मल्टीनेशनल बैंक में नौकरी किया है। तो मैं कागज़ पे बहुत अच्छा दिखता था तो कहीं और अच्छा दिखूँ ना दिखूँ, कागज़ पे बहुत अच्छा दिखता था। तो वो उनको लगता था कि हाँ, हम स्टूडेंट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास फ़लाना आदमी है जो बड़े अच्छे एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है। तो वो मुझे गेस्ट लेक्चर्स मिल जाते थे और वो गेस्ट लेक्चर्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत काम करते थे। क्या पढ़ाना होता था? ये स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी एमबीए के कोर्सेज़ में पेपर्स होते हैं, तो यही सब, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें। तो वो गेस्ट लेक्चर में मुझे बड़ा फ़ायदा होता था क्योंकि कुछ 2500 3000 रुपये, कोई 2000, कोई 2500, कोई 3000, इतना एक लेक्चर का मिलता था। लेक्चर 2 से 3 घंटे का होता था और हफ्ते में आप समझ लीजिए 3-4 लेक्चर मिल गया तो काम हो जाता था। मतलब इतना महीने का पैसा हो जाता था कि आपका खर्चा पानी निकल जाए। और ज़्यादातर सब सुबह होते थे सारे लेक्चर्स, तो 9 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो आप 4 बजे तक मैक्सिमम फ़ारिग हो जाते थे। और रिहर्सल्स जितने होते थे वो सब 6 बजे शाम के बाद होते थे। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि मैं अपना सुबह गया, पढ़ाया और फिर वहाँ से घर आया, कुछ खाना खाया, कुछ तैयार हुआ, उसके बाद फिर सीधे मैं अपना रिहर्सल पे निकल गया। अब जब नाटक वाटक करना शुरू किया तो ऐसा नहीं, बहुत से लोगों ने नाटक से अच्छा काम किया, उन्होंने मतलब दे लिव्ड ऑफ द थिएटर इंडस्ट्री, दे लिव्ड ऑफ थिएटर। तो बहुत से लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने नाटक को एक
उनके पास एक समझ आई कि नाटक को चलाना कैसे है, जैसे कि हम नाटक को मोनेटाइज कर सकें। मुझे वो समझ नहीं आ पाई और मुझे लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योर कभी था ही नहीं। एक आर्टिस्ट होना एक अलग चीज़ है और एंटरप्रेन्योरियल स्किल होना एक अलग चीज़ है, जहाँ आपके पास ये बिजनेस एक्यूमेन है, आप समझ सकें कि मैं किस तरह से अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को पिच करूं कि जिससे जो है, जो स्टेक होल्डर है, जो सामने जो आदमी बैठा है, वो अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए। वो समझ मुझे कभी आई नहीं। तो अपनी अरमान में मैंने थिएटर कंपनी तो खोल ली, लेकिन किस नाम से? होशरुबा रेपेटरी। और वो काफ़ी ज़माने के बाद खोली, 2012 में खोली मैंने। कुछ 12-13 साल मैंने सिर्फ एक्टिंग करी। मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ नाटक। जब 12-13 साल मैंने अच्छे से पूरा एक एक आदमी को जिसके साथ काम किया, मैंने उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया और पढ़ा और लोगों के नाटक देखे, बहुत से लोगों के साथ काम किया, तो फिर एक समझ आई कि ये मीडियम है, ये ग्रामर है इस मीडियम की। और थिएटर का अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं अपनी कहानी किस अंदाज से पेश करूँ, उसके पेश करने की जो ग्रामर है वो मुझे अब समझ में आ रही है। तो अब मैं एक नाटक डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो 2012 में मैंने किया। तो वो जो मुझे एक वो जो एंटरप्रेन्योरियल एक स्किल होती है ना, एक सेल्समैनशिप होती है कि आप जाके अपनी चीज़ को बेच सकें, वो मेरे पास नहीं थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मे बी इफ़ आई टेक अनदर रूट, कि मैं एज एन आर्टिस्ट इतना अपना काम बड़ा कर दूं कि अपने आप लोग आके कहें कि आप आइए, हम आपको कहते हैं आप फलानी जगह आके परफॉर्म कीजिए। तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे शायद ये वाला रूट लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सेल्समैन, कि जहाँ मैं जाके अपने नाटक को या अपने प्रोडक्शन को बेचूं, मैं क्यों ना खुद पे काम करूं, कि मैं एज एन आर्टिस्ट लोगों की नज़र में आ जाऊं और लोग कहें कि हाँ आप आइए, हम चाहते हैं आप आके परफॉर्म करें। तो फिर वो मैं उस रूट पे निकल गया। अब वो उस रूट पे अभी चल रहा हूँ, अभी शायद वहाँ पहुँचा नहीं हूँ। हो सकता है 2-4 साल में ऐसी नौबत आ जाए कि लोग कहें कि हाँ भाई आप आइए परफॉर्म कीजिए। बीच में कोविड भी आ गया, तो उसने भी, जिसे कहते हैं कि एक लकड़ी लगा दी है पहिए के अंदर, तो थोड़ा लड़खड़ाए हुए हैं अभी इस वक्त। तो उस रूट पे चले गए। लेकिन ये मैं आपसे कहूँगा कि अल्लाह का फजल है, जो मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी और तब से आज तक कोई ऐसे हालात ख़राब नहीं हुए कि मुझे कभी दोबारा सोचना पड़ा कि शायद मुझे नौकरी की तरफ वापस जाना चाहिए। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जब मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं एक्टर बनूंगा, तो मैं सारे अपने ब्रिजेस बर्न करके आया था कि अब मैं वापस इस फील्ड से नहीं जाने वाला हूँ, मैं नौकरी की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाला हूँ। तो अगर ऐसे मौक़े आए कि जिस वक्त मेरे पास कुछ काम कम है या पैसे की कुछ तंगी है, तो भी जहन में ये बात कभी नहीं आई। और कभी कभी आदमी के पास ये ब्रवाडो, एक फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं निकाल ले जाऊंगा, वो उसके फ़ायदे का होता है। तो मेरे पास ये कॉन्फिडेंस झूठा हमेशा था कि मैं निकाल ले जाऊंगा, और वो निकल ही रहा है। इसमें जो एक्टर बनना ज़्यादा प्राइमरी था या थिएटर में रहना, ये दो चीज़ें अगर हम अलग करें कि थिएटर में रहते हुए तो आप बैक स्टेज भी करते हैं, कुछ राइटिंग डायरेक्शन ये सब में भी, आपके केस में क्या सिर्फ आपको एक्टर की तरफ ही आपका रुझान था कि एक्टर ही थिएटर में रहूँगा भी तो एक्टिंग ही करूँगा, ऐसा? इरफान भाई, मुझे लगता है ये समझ धीरे धीरे डेवलप हुई है। आई थिंक जब इनिशियली मैं गया था इंडस्ट्री में, थिएटर इंडस्ट्री में, तो मैं सिर्फ एक एक्टर बनने के लिए गया था। मुझे मतलब डायरेक्टर बनना या स्क्रिप्ट लिखना या एक एंटरप्रेन्योर बनना, वो उतना मुझे नहीं था। हाँ, ये मेरे दिमाग में था कि मैं भी शायद एक रेपेटरी कंपनी हबीब साहब की तरह बनाऊं, जिसको लेके मैं दुनिया ट्रैवल करूं और अपने नाटक करूं। लेकिन मेरा प्राइमरी जो फोकस था जब मैं गया, वो एक्टिंग था। और जब धीरे धीरे नाटक करने लगे, जब लोगों के साथ नाटक किया, जब अलग अलग तरह के नाटक पढ़े, तो फिर ये चीज़ समझ में आने लगी कि जो एक्चुअल चीज़ है वो आप अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी मीडियम ले लीजिए, चाहे मैं थिएटर का मीडियम लूँ, चाहे मैं दास्तान का मीडियम लूँ, चाहे मैं सिनेमा का मीडियम लूँ, इवेंचुअली एज एन आर्टिस्ट इफ़ आई वांट टू रीच समवेयर, I should be having stories that I want to tell, and I must be finding out ways of how I can tell my stories in an interesting manner. तो ये मेरे दिमाग में फिर बात आने लगी कि मुझे कहानियाँ सुनानी हैं, और मुझे वो कहानियाँ सुनानी, चाहे मैं अपनी कहानी सुनाऊँ, चाहे किसी और की लिखी हुई कहानी सुनाऊँ, पर वो कहानी सुनानी है जो मुझे छू गई और जिस कहानी ने मुझे अपना लिया।
एक बार उस कहानी ने मुझे अपना लिया और वो मेरी कहानी बन गई, अब मैं उस कहानी को औरों को सुनाना चाहता हूँ। तो वहाँ से फिर वो समझ डेवलप हुई कि मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं दास्तान सुनाना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका मिला तो सिनेमा क्रिएट करूँ जहाँ पे मैं अपनी कहानी सुनाऊँ। तो फंडामेंटल चीज़ जो है, वो जो ये समझ बाद में आई, वो ये थी कि इवेंचुअली एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू टेल अ स्टोरी। तो मेरी अगर मैं जर्नी देखूँ अपनी इरफान भाई एज एन एक्टर, आई थिंक आई हैव बीन ग्रोइंग एंड और मुझे लग रहा है कि मैं, और एक्टर की जर्नी ऐसी कि वो कहीं भी मुकम्मल नहीं होती है। आप सिर्फ ग्रो ही कर सकते हैं या आप ठहर सकते हैं, स्टैग्नेट कर सकते हैं। आइदर यू स्टैग्नेट और यू ग्रो। तो आई एम फॉरएवर क्यूरियस। मैं हर वक्त ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वो एक मोमेंट की, लम्हे की जो सच्चाई है, वो मैं उसको निकाल सकूँ, चाहे वो मैं स्टेज के ऊपर करूँ, चाहे मैं वो कैमरे के आगे करूँ। तो वो मुसलसल जर्नी मेरी चल रही है। आई थिंक उसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं था। आई नेवर हैड दिस कन्फ्यूजन इन माई माइंड कि मैं एक्टर के साथ साथ मैं नहीं, आई वॉन्ट टू बी सीन एज अ डायरेक्टर और आई वॉन्ट टू बी सीन एज दिस। मैं सिर्फ चीज़ें करता हूँ जो मुझे पसंद आती हैं। अगर मुझे लगता है कि यहाँ मुझे किरदार की तरह काम करना है तो मैं किरदार हूँ, एक्टर हूँ। और यहाँ कहीं मुझे लगता है कि नहीं, ये कहानी मैं एज अ डायरेक्टर सुनाना चाहता हूँ तो मैं एज अ डायरेक्टर सुनाता हूँ। कहीं मुझे लगता है कि ये कहानी जो है मुझे दास्तान के अंदाज़ में सुनानी है या शायरी के अंदाज़ में सुनानी है, तो मैं उसको उस अंदाज़ में सुनाता हूँ। तो आई थिंक द फंडामेंटल थिंग, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, I have to tell a story. Whether I tell it as a character or I tell it as a director or I tell as a storyteller or I tell it as a poet, वो मीडियम अलग हो जाएगा, लेकिन मुझे कहानी सुनानी है। और आई थिंक ये जो समझ है, ये वक्त के साथ इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन इस समझ के इजाफा होने में कहीं ये कन्फ्यूजन नहीं था कि मैं एक्टर नहीं हूँ या मैं एक्टिंग के ऊपर कम तवज्जो देना चाहता हूँ। I think acting was always a primary thing that I looked at and I wanted to be, और उस पे जो मेरा फोकस है वो बरकरार है। दानिश भाई, आपका अपना तरीका क्या है इम्पर्सोनेट करने का? आपको कोई कैरेक्टर मिला तो आपका अपना क्या तरीका है, चाहे वो थिएटर हो चाहे सिनेमा हो, कि आप कैसे दूसरा आदमी बनते हैं? देखिए इरफान भाई, मुझे वक्त लगा ये समझने के लिए कि मेरा प्रोसेस क्या है। क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं था, तो काफ़ी कुछ मैं इंट्यूटिवली करता था और मैं चीज़ कर रहा होता था, पर मुझे समझ नहीं थी कि ये इसको कैसे डीकंस्ट्रक्ट करूं और इसको कैसे डीमिस्टिफाई करूं कि ये प्रोसेस क्या है। और धीरे धीरे कुछ, अब तो 20-22 साल से थिएटर कर रहे हैं, सिनेमा कर रहे हैं, तो कुछ कुछ धीरे धीरे अब समझ में आने लगा। तो मैं अपने स्कूल ऑफ एक्टिंग को कहता हूँ इमर्जन स्कूल ऑफ एक्टिंग। और ज़्यादातर जब जैसे कोई नाटक आता है मेरे पास या कोई फिल्म स्क्रिप्ट आती है, तो मैं डायरेक्टर से, राइटर से यही कहता हूँ कि आप जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं दीजिए, मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप कोई रेफरेंस मूवी देना चाहते हैं या कोई रेफरेंस बुक देना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री देना चाहते हैं या कोई किरदार के बारे में आप बताना चाहते हैं कि भाई आप इनको देखिए, गिव मी एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन। क्योंकि मैं पहले दिन से किरदार के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं पहले दिन से उस दुनिया में जाना चाहता हूँ कि ये दुनिया है क्या, जिसमें मुझे ये जाके किरदार प्ले करना है। तो आई डोंट फोकस ऑन द कैरेक्टर। इनिशियली मैं एक लेमैन, एक ऑडियंस की तरह स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ कि जैसे मैं पिक्चर देख रहा हूँ, तो मेरा इस पिक्चर में कोई, जिसे कहते हैं, टेक्निकल इंटरेस्ट नहीं है। मैं एज एन ऑडियंस पहले कि मैं ये कहानी देख रहा हूँ और मुझे ये कहानी एज एन ऑडियंस अपील कर रही है कि नहीं। तो मैं पहले सारे रेफरेंस मटेरियल को, स्क्रिप्ट को, बिल्कुल जैसे एक बच्चा जो है नई क्लास में जाता है और वो एक अचंभे के साथ सब चीज़ देखता है, मैं उस तरह से उसके साथ डील करता हूँ कि मैं अचंभे के साथ जाता हूँ, मैं नई जगह पे गया हूँ और मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो एक रीडिंग करने के बाद और कुछ वो पूरा जो मटेरियल मेरे पास है रेफरेंस, उसके थ्रू जाने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा कुछ एक, जिसे कहते हैं, एनालिटिकल, क्रिटिकल कुछ खाका बनने लगता है कि अच्छा ये चीज़ है, अच्छा तो ये चीज़ है, तो ये क्यों है, तो इस कल्चर में ये चीज़ ज़्यादा दिखाई जा रही है तो इस पे ज़्यादा जोर है। फिर वो और जो है ना डिलिनेट करने लग जाता हूँ, फिर मैं वो उसको और शार्पन करने लगता हूँ। फिर वो शार्पन करते करते साथ साथ फिर आपके दिमाग में एक तसव्वुर एक बनने लगता है कि कैरेक्टर ये कैसा होगा, क्या होगा। और वो आप समझ लीजिए जैसे एक स्कल्प्टर होता है, वो वैसे ही काम होता है मेरा, कि मेरे दिमाग में एक मुजस्समा जो है वो किरदार का है, वो पहले एक
बिल्कुल पत्थर का लुथड़ा है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं रेफरेंस मटेरियल पढ़ता जा रहा हूँ, मैं उसको चिप करता जा रहा हूँ, मैं उसको स्कल्प्ट करता जा रहा हूँ, और मेरे दिमाग में तस्वीर बनती जा रही है। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जो तकरीबन आप समझिए 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के बाद, जहाँ मेरे पास एक हुक मिल जाता है कि जहाँ मैं समझ पाता हूँ कि अच्छा ये है कैरेक्टर और इसकी अदायगी इस अंदाज से होगी। और फिर वो जब एक बार हुक मिल जाता है फिर बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी वो परतें जो हैं वो खुलने लग जाती हैं। जब तक वो आप वहाँ हुक तक पहुँचते नहीं हैं तब तक आप ज़रा स्ट्रगल करते हैं, और उसमें बहुत योगदान जो है कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर का होता है, राइटर का होता है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में बीच में एक मुसलसल गुफ्तगू भी होती रहती है इन लोगों से। लेकिन वो आप एक बार उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहां आपको वो हुक मिल गया, आपको वो एक इंसाइट मिल गई अपने कैरेक्टर के अंदर, तो फिर उसका खाका बहुत जो है आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है। और उसके बाद फिर देन इट इज़ रिहर्सल, देन यू आर जस्ट, वो रियाज है। उसके बाद फिर आप अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में सोच रहे हैं कि अच्छा ये कैसे बोलेगा, तो ये किस तरह से अदा करेगा, तो बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, तो इसका क्या रिश्ता है इस कैरेक्टर के साथ जिससे ये बात कर रहा है। क्योंकि आम ज़िंदगी में क्या होता है ना कि आम ज़िंदगी में जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। अभी आप इस वक्त मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपकी सारी तवज्जो ये है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इरफान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सिमिलरली मैं यहाँ दानिश बैठा हूँ, तो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है कि भाई ये इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, इरफान साहब इस वक्त इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, समीप जो हैं वो उसको रिकॉर्ड करते वक्त क्या उनको मज़ा आ रहा है। तो व्हेनेवर वी आर इंटरैक्टिंग इन अ सिचुएशन विद समबडी एल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम एक हमारा ट्रांजैक्शन है। हम सामने वाले से कुछ चाहते हैं, हम सामने वाले को कुछ देना चाहते हैं और उससे कुछ लेना चाहते हैं। ये हमारा एक ट्रांजैक्शन होता है। हम जब किसी नई जगह पे घुसते हैं या किसी नए सिचुएशन में घुसते हैं, तो हम ये सारे जो ताने बाने हैं उनको देखते हैं। मैं कौन हूँ, ये कौन है, मेरा इनसे रिश्ता क्या है, क्या पावर गेम में ये मुझसे ऊपर हैं या मैं उनसे ऊपर हूँ, हैं, मैं इनसे क्या लेना चाहता हूँ, मैं इनको क्या देना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें सबकॉन्शियसली आदमी की चल रही होती हैं। आदमी ये कभी नहीं सोचता है कि क्या मैं हैंडसम दिख रहा हूँ, क्या मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, क्या मतलब क्या मैं ठीक से बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, उस सब पे आदमी इतना तवज्जो नहीं देता है। तो वही चीज़ किरदार के साथ भी होगी। तो किरदार जब सीन में घुसेगा तो जो सामने वाला किरदार है वो कौन है, उससे मेरा इक्वेशन क्या है। तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं जब आने लगती हैं और वो रियाज़त के साथ, इमेजिनेशन के साथ जब आप उसको परफॉर्म करने लगते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आपके सामने एक एक्टर और बुलंद और अच्छा आ जाता है, तो फिर एक तालमेल और ज़बरदस्त बनने लग जाती है। तो फिर चीज़ें अपने आप थोड़ा निकल के आने लगती हैं। लेकिन फिर आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो बहुत एम्पिरिकली एक्टिंग को अपने करियर में 20 साल, 30 साल, 40 साल तक करते रहते हैं, वो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। बस वो ऐसा जादू फिर पैदा कर देते हैं ना, वो उतने पढ़े लिखे थे। अगर आप पारसी थिएटर के या नौटंकी के परफॉर्मिंग आर्ट में ही अगर आप देखिए, या बाद में मॉडर्न थिएटर में भी ऐसे लोग मास्टर आए। फिदा हुसैन साहब के बारे में है कि जब वो एनएसडी में जाते थे अपनी छड़ी घुमाते हुए, वो क्लास में पढ़ा भी नहीं रहे हैं, खाली वो गैलरी से चलते हुए जा रहे हैं, तो उनका वो अंदाज़ अपने आप में एक कुछ सिखाने वाला अंदाज़ होता था। वो आपकी बात सही है। और मैं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि भाई जब एक आर्टिस्ट किसी चीज़ की रियाजत करते करते एक मकाम पे पहुँच जाता है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर उसकी हर अदा आर्ट हो जाती है। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, जैसे मुझे याद है उस दिन शबाना जी से बात हो रही थी और शबाना जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। शबाना आज़मी की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत ज़माने तक जो हमारी इंडस्ट्री में एक्टिंग होती थी वो रिप्रेजेंटेशनल एक्टिंग थी, वो रियलिस्टिक एक्टिंग नहीं थी। वो रियलिस्टिक एक्टिंग तो जब पैरेलल सिनेमा और ये सब आने लगा तो तब ज़्यादा होने लगी। बट जो कमर्शियल सिनेमा की एक्टिंग थी वो इट वाज मोर अ रिप्रेजेंटेशनल एक्टिंग। इट वाज नॉट सो मच ऑफ बीइंग इन द मोमेंट, इट वाज गिविंग एक चीज़ का भ्रम देना कि भाई वो विलन है तो मैं विलन हूँ, तो विलन का अंदाज़ ये होना चाहिए, मैं हीरो हूँ तो मैं हीरो का अंदाज़ ये होना चाहिए। उसका पात्र से, एक रियलिस्टिक पात्र से इतना वो नहीं था। वो एक स्टीरियोटाइप से खाके बने हुए थे और आपको वो कंफर्म करना था। विच काइंड ऑफ चेंज विद parallel cinema coming in and with realistic cinema coming in, where actors actually endeavor to become the characters that they are playing. तो हम लोग जब तक आए तो, क्योंकि हम लोग के सामने मिसाल क्या है, हम लोग के सामने मिसाल नसीर भाई हैं, शबाना आज़मी हैं, स्मिता पाटिल हैं, ओम पुरी हैं, इरफान हैं। तो इतने इस तरह के लोग जो हमारे सामने मिसाल बने, तो ये जो हमारी पौध है
जनरेशन है एक्टर्स की, उनके दिमाग में एक्टिंग का मिसाल यही बनी कि एक्टिंग रिप्रेजेंटेशनल नहीं है। एक्टिंग जो है वो यू एक्चुअली हैव टू क्रिएट दिस, यू हैव टू गेट अंडर कैरेक्टर स्किन। मतलब कामयाब एक्टिंग हमारे दौर के एक्टर्स वही समझते हैं जहां आप एक्टर को भूल जाएं और पात्र को सिर्फ याद करें। आपको ये, आप उसके अंदर एक्टर आपको ना दिखे, आपको सिर्फ पात्र दिखे कि भाई ये फलाना कैरेक्टर स्क्रीन पे है और ये यही आदमी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे जहन में स्कूल ऑफ एक्टिंग में ये चीज़ बहुत अहम है और हम इसी अंदाज से हम लोग परफॉर्म करते हैं कि हम पात्र का जो सच है वहाँ तक पहुँच सकें, हम अपना सच उसके अंदर ना घुसाएं। और पात्र का सच कहाँ से आ रहा है? पात्र का सच राइटर से आ रहा है, पात्र का सच डायरेक्टर से आ रहा है, उनका विजन है, तो वो अपनी कहानी सुनाना चाह रहे हैं और उस कहानी में वो पात्र को इस अंदाज से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्टर विल ब्रिंग समथिंग ऑफ हर ओन और हिज ओन, लेकिन ये है कि कोलैबोरेटिव आर्ट है। वो फिर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, इन सब की तालमेल से, एडिटर, डीओपी, सबकी तालमेल से फिर एक चीज़ बन के आती है, वो निकल के आती है। बीच में हमने आपको टोका था जहाँ थिएटर के बाद आप दास्तान की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम उस सिलसिले को थोड़ा जोड़ना चाहते हैं कि थिएटर करते हुए, मतलब एक्टिंग करते हुए, फिर दास्तान की तरफ का ये जो सफ़र, ये कैसे दास्तान का सफ़र तो वैसे ही शुरू हुआ कि अबीब साहब के साथ आगरा बाज़ार कर रहे थे और दास्तान गोई उसी वक्त शुरू हुई थी। तो कुछ 2 या 3 महीने हुए थे, दास्तान के 2-3 शोज़ हुए थे, बहुत मकबूल हो गए थे। और अबीब साहब ने कहा कि भाई कल दास्तान का शो है और आप में से जो भी अपने आप को एक अच्छा एक्टर समझता है या बनना चाहता है उसको ये चीज़ जाके देखनी चाहिए। और मैं गया और मैंने देखा दास्तान गोई की परफॉर्मेंस, तो मुझ पे मैं काफ़ी असर हुआ मेरे ऊपर। मुझे लगा कि ये तो बहुत शानदार चीज़ है, इसके अंदर जो ज़बान का खेल है, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस का खेल है। और क्या है कि हम लोग बचपन में बड़े हुए। कौन सी दास्तान थी और कौन कर रहा था? तिलिस्मे होशरुबा महमूद कर रहे थे और हिमांशु त्यागी कर रहे थे। तिलिस्मे होशरुबा के कुछ दास्तान वो एपिसोड सुना रहे थे। तो हम लोग जो बचपन में हम लोगों ने मर्सिया गोई बहुत देखी थी। और मर्सिया गोई एक अगेन परफॉर्मेटिव ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म है कि जहाँ आप साहब मीर अनीस का, मिर्ज़ा दबीर का, मीर वहीद का मर्सिया लेके आप उसको रिसाइट कर रहे हैं ड्रामेटिकली ऑडियंस के सामने। लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मर्सिया गोई जो है वो एक तरह से एक रिलीजियस थिएटर हो गया। वो एक इन अ सर्टन कॉन्टेक्स्ट, इन अ सर्टन प्लेस, एट अ सर्टन टाइम ऑफ द ईयर वो परफॉर्म होता है। और बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट उसकी ऑडियंस भी लिमिटेड है। वो एक जिसे कहते हैं कि ठीक है जिसको अकीदा है वो पहुंच जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एक ही तबके के लोग जो हैं वहाँ आपको बैठे मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा ये एक ऐसी चीज़ है जो इसको थोड़ा आप बहुत जल्दी बता रहे हैं। किस मर्सिया वाले हमारे वो देखने वाले जो मर्सिया के ट्रेडिशन को नहीं जानते, और आप कह रहे हैं कि एक छोटे लिमिटेड कम्युनिटी जो उसको थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के, देखने वालों के लिए इस मर्सिया के बारे में थोड़ा बताइए और एक नमूना हमको कोई एक बंद सुनाइए। देखिए मर्सिया खानी जैसा मैं आपसे बयान कर रहा था कि बेसिकली लॉन्ग फॉर्म एपिक पोइट्री है। और जिस तरह से मसनवी होती है, अब मसनवी जो है उसमें कोई भी किस्सा सुनाया जा सकता है, कोई भी कहानी सुनाई जा सकती है। मसनवी के अंदर मीर हसन बहुत मशहूर थे और मीर अनीस के ख़ानदान से ही थे जो मसनवी के लिए बहुत मशहूर थे। लेकिन मर्सिया गोई जो है वो ख़ास उसका जो है एक एसोसिएशन हो गया मुहर्रम और करबला के साथ। और ख़ासकर जो करबला के वाक़यात थे जहाँ 680 ईस्वी में इमाम हुसैन साहब जो पैगंबर साहब के नवासे थे, उनकी शहादत और उसके ज़ैल में और उनके ऊपर जो मज़ालिम गुज़रे उनका बयान, उनका ज़िक्र। तो सबसे बड़ी बात जो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर इन लोगों ने की, जो मर्सिया गोई के उस्ताद थे और उन्होंने इस फ़न को उरूज पे पहुंचाया, कि उन्होंने एक तरह से जो वाक़यात 1200 साल पहले, 1300 साल पहले अरब में गुज़र रहे थे, उनको एक इंडियन इमेजिनेशन में डाल दिया। कि आप जब मर्सिया गोई सुन रहे हैं और वो जो मुकालमे हो रहे हैं इमाम हुसैन और उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो जो अहलुल बैत के साथ मतलब कि डायलॉग, संवाद, तो वो संवाद तो वो जो हो रहे हैं तो वो बेसिकली अवध है। वो इसे कहते हैं वो अवध में हो रहा है, जैसे लग रहा है वो एक अवध का ख़ानदान है जिसमें हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि उसको इंडियन इमेजिनेशन में उस चीज़ को ढाल दिया और उससे बड़ी फ़रोग मिली इस चीज़ को, ख़ासकर जो है आज़ादारी को जो है बहुत फ़रोग मिली। तो अब क्या है कि
मरसिया गोई जो है, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट में होती है, वो मुहर्रम के ज़माने में होती है। मुझे याद है हमारे गांव में भी हर तरह के लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे दूसरे तबके के लोग हों, क्योंकि उन्हें मरसिया का शौक़ था और वो एक अदबी चीज़ थी। तो मुझे याद है कि जब मरसिया गोई होती थी तो वो लोग आके बाकायदा इमाम बाड़े में बैठते थे। लेकिन वो जो छाप एक पड़ी परफॉर्मेंस की, और जब दास्तान देखी तो समझ में आया कि अरे ये तो उसी रजिस्टर और उसी मीटर से आ रही है, लेकिन ये एक ज़्यादा सेक्युलर ट्रेडिशन है जिसको हम कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। और वो समझ में आया, जब बाद में मुताला किया तो ये समझ में आया कि जितने बड़े दास्तान गो थे, चाहे वो सैयद मोहम्मद हुसैन जहाँ हों, चाहे अहमद हुसैन कमर हों, चाहे शेख तसद्दुक़ हुसैन हों, ये सब लोग मरसिया गो भी थे। तो ये लोग मरसिये भी लिख रहे थे और दास्तानी भी लिख रहे थे। तो अब समझ में आया कि जो रजिस्टर, लिटरेरी रजिस्टर है, वो इतना मिलता जुलता क्यों लगता है, क्योंकि वही चीज़ यही लोग तख्लीक कर रहे हैं मरसिये की भी, और यही लोग तख्लीक कर रहे हैं दास्तान की भी। तो ये समझ में आया कि हाँ भाई, ये एक चीज़ है जिसको किया जा सकता है, जिसके अंदर एक मौका है मेरे पास कि मैं उस अदब, उस ज़बान, उस कल्चर, उस तहज़ीब में वापस जा सकूं, जो एक तरह से विरासत थी हम लोगों की और हम लोग खो चुके हैं उसको रिविजिट कर सकें। तो यहाँ पर जैसे कि आपने बता तो दिया कि मरसिया है क्या, और मीर अनीस और दबीर ये बड़े नाम हुए। तो मीर अनीस का एक मरसिये का एक बंद आप हमारे लिए ज़रूर हमारे सुनने बिल्कुल, देखने ये वाले। मेरा बड़ा फेवरेट है, और इसमें जो बलागत है और जो मयार है ज़बान की, आहा, मतलब आदमी सर धुनता रह जाए अगर समझने लग जाए कि नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, कि मेरा जो बयान है मेरा बयान उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे खाने में नमक है। तो नमक जो है वो खाने में जायका देता है, वैसे ही मेरा बयान जो है वो नस्र में, वो राइटिंग में, वो कलाम में नमक का काम करता है कि नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, और नातक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। नातक एक ओरेटर को कहते हैं, तो नातक़े, बड़े बड़े ओरेटर्स जो हैं वो बंद हैं, चुप हैं, क्या सुन के? मेरी बलागत, मेरी एलोक्वेंस को सुनने के बाद। और ये देखिए शायर कितना अपने ऊपर जो है वो उसको जैसे कहते हैं कितना प्राइड महसूस कर रहा है, और वो मीर अनीसी कर सकता है, वो उस लेवल का ही शायर कर सकता है कि जो अपनी तारीफ़ इस तरह से लिख सके। तो नमक के खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। और क्या यहाँ मुहावरे का इस्तेमाल है, देखिए कि रंग उड़ते हैं। अब रंग उड़ना मुहावरा है, रंग उड़ने का मतलब है कि आप बिल्कुल जैसे कहते हैं बिल्कुल महबूत हो गए, या बिल्कुल आप अचानक आपके ऊपर कोई हादसा गुजर गया। बेसिकली यू लूज़ योर विट्स। जब आप किसी कहते हैं उनका रंग उड़ गया, तो बिल्कुल फ़क हो गए, वो उनका जो है विट्स जो हैं वो चले गए, वो अपने को संभाल नहीं पाए। तो क्या रंग उड़ते हैं, वो रंगी है इबारत मेरी, और शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। और दरिया जब रवां होता है तो उसका जो शोर है, उसके अंदर जो एक आज़ादी है, उसके अंदर जो एक मंचलापन है, वो उसको कैद करना बहुत मुश्किल है। कि शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, और उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, इसी जंगल की डार्कनेस में जो है वो उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, कि वो कह रहे हैं कि 5 पुश्त जो है हमारे बाप दादा परदादा जो हैं वो इमाम हुसैन की मद्दाही में जो है वो कलाम लिख रहे हैं। और एक कतरे को जो दूं बस्त, एक कतरे को, एक ड्रॉपलेट को एक्सपैंड करूं तो कुलजुम कर दूं, रेड सी कर दूं। तो मतलब कतरे को अगर मैं बयान उसका अगर एक्सपैंड करना शुरू करूं तो वो एक कतरा जो है वो रेड सी बन जाएगा। एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलजुम कर दूं, बहर मौवाज फसाहत में तला तुम कर दूं। फसाहत की जो मौज लहर आ रही है उसके अंदर तरातुम पैदा कर दूं। माह को महर करूं, आप सूरज को, चांद को सूरज कर दूं, ज़र्रों को अंजुम कर दूं। अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो सैंड ग्रेन्स हैं, उनको मैं मिल्की वे गैलेक्सी बना दूं।
तो अब उसमें आप देखिए जो तसलसल है, एक कतरे को जदू बस्त तो कुलजुम कर दूं, बहर मवाज फसाहत में तला तुम कर दूं, माह को महर करूं, ज़र्रों को अंजुम कर दूं, गुंग को माहिर अंदाज तकल्लुम कर दूं। क्या बात। दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। तो अब क्या जो बात, क्या जो बात। ये जो म्यूजिक है, जो केडेंस है ज़बान की, जी, ये देखिए शायरी जो है ना, इसीलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कि उसमें जो बंदिशें हैं और जो कैद है, और उस कैद के बाद जो आप ख़याल को, तख़य्युल को बांधते हैं और इन उन अल्फाज में बांधते हैं कि ख़याल की भी आबरू रह जाए, अल्फाज की भी आबरू रह जाए, और एक म्यूज़िक जो है उस कैद में, उस बंदिश में निकल के आ जाए। ये शायरी का कमाल है। अब देखिए जैसे कि नूर मीम राशिद कह रहे हैं, मुँह कलम साज गुले ताज़ा थिरकते पाँव, मुँह कलम साज गुले ताज़ा थिरकते पाँव, बात कहने के बहाने हैं बहुत, आदमी किससे मगर बात करे। क्या बात। बात जब हीले तकरीब मुलाकात ना हो, और रसाई की हमेशा से है कोताह कमंद, बात की गायत गायात ना हो। तो आप अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं, उसकी म्यूज़िक ऐसा आपको अट्रैक्ट कर रही है कि आप उसमें फंसे हुए हैं जी, कि वो जहाँज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कूज़गर हूँ, तो जिस वक्त बाज़ार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर जो मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबना की थी कि मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। जहाँज़ाद 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। तो अगर आप ये सारी शराइत को नहीं समझ पा रहे हैं कि शायरी में शराइत क्या है, उस शराइत को नहीं समझ पा रहे हैं, वो शराइत जो है उसके अंदर ख़याल का भी, कि जो जिसे कहते हैं आला ज़रफ़ी है, वो जो आला मकाम है ख़याल का, वो भी महफूज रहना चाहिए। उसके अंदर जो शायरी की बंदिश है, जो क़ैद है, जो मीटर है, वो भी रहना चाहिए। और उसके अंदर जो एक म्यूज़िक है, लफ्ज़ों का इंतखाब है, वो हुस्न है, वो भी बरकरार रहना चाहिए। तो अगर आदमी ये नहीं समझ रहा है तो बड़ा मुश्किल है। अब कुछ शायर होते हैं वो इंस्टिंक्टिवली मीटर पकड़ लेते हैं, कुछ शायर हैं कि उनको समझ होती है मीटर की, लेकिन आपको जब तक बहर आप पकड़ेंगे नहीं, आप शायरी नहीं कर सकते। आज़ाद शायरी में भी एक बंदिश है जी, आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने ये कह दिया ये आज़ाद शायरी है और इसके अंदर कोई आज़ाद शायरी में भी एक म्यूज़िक है। बिल्कुल। अब जैसे अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब कह रहे हैं कि तेरे कदमों के लिए मेरा दिल उस पुल की तरह है जो पानी की सतह से नीचे रह गया। अब ये आज़ाद शायरी है, लेकिन उसके अंदर जो है एक ख़याल, एक जो उसके अंदर क़ैद है, एक जो म्यूज़िक वो नहीं जा रही है कि तुम्हारी मोहब्बत अब पहले से ज़्यादा इंसाफ चाहती है। सुबह बारिश हो रही थी जो तुम्हें उदास कर देती है, उस मंज़र को लाजवाल बनने का हक़ था। उस खिड़की को सब्ज़े की तरफ खोलते हुए तुम्हें मुहासरे में आए हुए एक दिल की याद नहीं आई। क्या बात। एक गुमनाम पुल पर तुमने अपने आप से मजबूत लहजे में कहा मुझे अकेले रहना है। मोहब्बत को तुमने हैरत ज़दा कर देने वाली खुशकिस्मती नहीं समझा। मेरी किस्मत जहाज़ रानी के कारखाने में नहीं बनी, फिर भी मैंने समंदर के फासले तय किए, ख़ुद को पुरअसरार तौर पर ज़िंदा रखा और बेरहमी से शायरी की। क्या बात है, क्या बात है। मेरे पास एक मोहब्बत करने वाले की तमाम खामियां और आखिरी दलील है। क्या। तो अब ये आज़ाद शायरी है, लेकिन इसके अंदर जो तसलसल है ख़याल का, अल्फाज का, जो म्यूज़िक है वो बरकरार है। तो जब तक आदमी ये समझेगा नहीं, भाई अब उसको आप समझने की कोशिश करें। मीटर है भाई, अब फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलात अरबी का मीटर है जी। शेर कहने के लिए। फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलात आप नहीं समझ सकते तो मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। 4 मुक्का 4 घूंसा 4 लात, वही मीटर है। हाँ। लेकिन वो आप अब देखिए बहुत मामूली सी बात है, 4 मुक्का 4 घूंसा 4 लात, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलात। लेकिन वो जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, वो शायरी जो है वो
अदा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। लेकिन हाँ, फिर वहीं से एक बार फिर से सिरे को पकड़ते हैं कि जब आपने मर्सिये की सिमिलैरिटी जैसी देखी दास्तान में और पाया कि वो ज़्यादा सेकुलर और ज़्यादा रीचेबल और रिलेटेबल एक फॉर्म है, तो फिर आप उसकी तरफ राग़िब हुए। जी जी, देखिए क्या है ना कि दास्तान जो ख़ासकर जो तिलिस्म होशरुबा है, वो सही मानों में उर्दू अदब अपने उरूज पे है। उसमें जो फैंटेसी है, जो इमेजिनेशन है, जो सटायर है, जो कमेंट्री है, जो एक तरह से उस दौर को जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट किया गया है, चाहे वो क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या सामान इस्तेमाल हो रहा है, क्या इमारतें दिखाई दे रही हैं, लफ्ज़ों का जो इंतखाब है, ऐसे ऐसे अल्फाज हैं तिलिस्म होशरुबा के अंदर कि जो अब हमारी समात के बाहर हैं। हम वो लफ्ज़ सुनते ही नहीं हैं, हमको पता ही नहीं है वो लफ्ज़ हैं, और हैं तो उनके मतलब क्या हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह भला करे मुंशी नवल किशोर का कि उन्होंने छाप दिया। उन्होंने छाप दी। इन सारे बड़े बड़े दास्तान गोयों को उन्होंने कमीशन किया और कहा भैया तुम लिखो। वो 46 जिल्दें छपीं 1883 से लेकर 1917 के बीच में, और वो 46 जिल्दें महफूज रहीं। और अल्लाह भला करे शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का और फ्रांसिस प्रिशट का कि इन लोगों ने इस पे काम किया और हम लोगों तक पहुंचाया। तो ये समझ में आया है जब पढ़ना शुरू किया और परफॉर्म करना शुरू किया कि ये ऐसा ज़ख़ीरा है कि अगर इसको नहीं परफॉर्म किया तो हमारे ऊपर लानत है। अगर हमने ये चीज़, जो चीज़ खो गई थी, लुप्त हो गई थी, मीर बाक़र अली जो हैं वो 1928 में दिल्ली में बहुत गुर्बत की हालत में ख़त्म हो गए और वो आखिरी बड़े दास्तान गो थे। 1928 के बाद जो ये सारा सिलसिला टूटा तो ऐसा गायब हुआ पब्लिक इमेजिनेशन से कि जब हम लोगों ने 2005-06 में दास्तानें शुरू करना शुरू की तो किसी को इल्म ही नहीं था ये चीज़ है। अब वो बात अलग है कि गाज़ीपुर में जब जिस ख़ानदान से हम आ रहे हैं तो हमारे ख़ानदान में तो भाई यही होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, एक आदमी आपको बढ़ के कह देगा अरे ये क्या है, उन्होंने किया हुआ है। तो हमने भी कहा कि जब तिलिस्म होशरुबा, अरे राय साहब ने उस पर PhD थीसिस लिखी हुई है अलीगढ़ में, तुम कौन सा नई बात कर रहे हो। तो अच्छा, राय मासूम रज़ा ने उसके ऊपर PhD कर रखी है। अब वो जाके ढूंढना शुरू किया भाई कि हाँ राय दादा ने क्या लिखा था इसके ऊपर। तो अब कहने का मसला ये है कि अगर नहीं करते परफॉर्म तो ज़्यादती होती है, इसको परफॉर्म करना चाहिए था। और इतना बड़ा ज़ख़ीरा था कि इससे इन्फ्लुएंस होकर पंडित देवकीनंदन खत्री ने जो है वो चंद्रकांता लिख दी। उसमें अमीर हमज़ा चंद्रकांता बन जाते हैं और वो भी 11 वॉल्यूम निकल आते हैं उसके बाद, और वो मकबूल हो जाती है। तो ये ज़ख़ीरा मुझे पहुँचाना, और ख़ासकर आज के दौर में, क्योंकि देखिए कोई आर्ट का काम जो है ना, ये कहना कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स इंसान के हर पहलू में होती है। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आपका आर्किटेक्चर क्या है, आपका शहर का जो नक्शा है वो क्या है, कौन किस कस्बे में रहता है, कौन सी स्ट्रीट जो है वो ज़्यादा मकबूल है, कौन सी स्ट्रीट हिकारत की नज़र से देखी जाती है, ये हर चीज़ पॉलिटिक्स है। वो इंसान कह के गए थे, शायद एरिस्टोटल कह गए या प्लेटो कह गए थे, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, शायद एरिस्टोटल ने कहा था, मैं कहता हूँ मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो अब इस दौर में जहाँ हमारा एक निज़ाम ऐसा है कि जहाँ ज़बानें हमारे हमसे छीनी जा रही हैं, और ये जो एक कॉलोनियल जो देन है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जिसके अंदर हम सिर्फ एक क्लर्कों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं और हमारी ज़बानें हमसे छीन रही हैं, उस दौर में इस तरह की चीज़ पेश करना जो ज़बान की खूबसूरती और ज़बान का जो उरूज है वो आपके सामने पेश करे, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए जो है वो दास्तानों को परफॉर्म करना शुरू किया, और उन दास्तानों ने बहुत मदद की। वो जो मैं आपसे इंटरव्यू में पहले जो बात हो रही थी, जब आपने ये सवाल किया कि ये क्लैरिटी कैसे आई आपको कि एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी बनना है, ये भी बनना है, फ़लाना चीज़ करनी है, वो दास्तानों की वजह से आई। जहाँ ये समझ में आया कि इवेंचुअली आपको अपनी कहानी पेश करनी है, चाहे आप उसको स्ट्रेट स्टोरी टेलिंग करिए दास्तान के अंदाज़ में, चाहे आप उसको एक थिएटर के अंदाज़ में पेश कीजिए, चाहे आप उसको एक सिनेमा के अंदाज़ में पेश कीजिए, इवेंचुअली वी हैव टू टेल अ स्टोरी एंड वी वांट टू टेल अ स्टोरी एंड हाउ वी शुड टेल अ स्टोरी। तो ये बहुत समझ में आने लगा कि कुछ कहानियाँ बताना ज़्यादा अहम हो जाती हैं बाकी कहानियों से, क्योंकि वो दौर की, उस ज़माने की ज़रूरत बन जाती है। तो वो कहानी, जिस कहानी में हमारी तहज़ीब, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर झलक रहा है, वो कहानी बताना बहुत लाजमी हो जाती है। ख़ासकर उस ज़माने में जहाँ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ टेक्नोलॉजी इरोजन कर रहा है और आपको आपकी जड़ों से काट रहा है, दूर ले जा रहा है।
तो उस ज़माने में ये बहुत अहम हो जाता है कि एक रिमाइंडर की तरह आप जाएं और आप उसको पेश करें और कहें कि ये एक धरोहर है जो छूट रही है और उसको छूटने से बचाना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने देखने वालों को बता दें कि जिस दास्तान गोई की बात हो रही है उसके तमाम ऐसे टुकड़े और तमाम ऐसी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर भी मौजूद हैं और उसके अलावा आपके अलग अलग शहरों में भी दास्तानों के प्रोग्राम, दास्तान गोई के प्रोग्राम होते हैं जिसको बहुत सारे कलाकार मिलकर अलग अलग शहरों में कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता भी जा रहा है। आपको मौका मिले तो ज़रूर उसको देखिए। और जो इससे लुत्फ़ उठा चुके हैं उनके लिए हम दानिश साहब से पूछना चाहेंगे कि एक दास्तान जब ग्रो कर रही होती है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर असर डाल रहे होते हैं और वो एक ख़ूबसूरत दास्तान की तरह आखिरकार एक कामयाब दास्तान के एक्सपीरियंस की तरह अपने ऑडियंस तक पहुंचती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो देखिए, अगर आप क्लासिकल दास्तान की बात कर रहे हैं जो कि तिलिस्म होशरुबा है, जो अमीर हमज़ा की दास्तानें हैं, हम तो अभी की बात कर रहे हैं जिसको अभी ये परफॉर्म किया जा रहा है। हाँ, तो मैं तो ज़्यादातर वही क्लासिकल दास्तान परफॉर्म करता हूँ। मैं नई दास्तानें इतनी परफॉर्म नहीं करता हूँ। बहुत से लोग नई दास्तानें परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उसको दास्तान गोई कह रहे हैं तो वो उसी मीटर में कर रहे हैं। और जो देखिए, जो दास्तान पेश करने का तरीक़ा सबसे अच्छा जो बताया वो फ़खरुज़्ज़मानी साहब ने बताया, जो एक फ़ारसी दास्तान गो थे जो जहांगीर के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। और तरज़ुल अख़बार उन्होंने एक किताब लिखी 1632 में, जिन्होंने एक तरह से डीमिस्टिफ़ाई, इसको डीकंस्ट्रक्ट किया कि दास्तान की एक परफॉर्मेंस तैयार कैसे होती है। और उसमें जो है उन्होंने ये ज़िक्र किया कि भाई 4 पहलू होते हैं, रज़्म, बज़्म, हुस्न व इश्क और अय्यारी। तो रज़्म मैंने वॉरफेयर, जंग, लड़ाई झगड़ा, बज़्म मैंने एक कन्वाइवल गैदरिंग, एक महफ़िल, हुस्न व इश्क तो हर आदमी हिंदुस्तान में समझता है, और अय्यारी मैंने ट्रिकरी, ट्रिकस्टर, बहरूपिया जो भेस बदलता है। और उन्होंने जो है ये एक तरतीब दी कि भाई पहले साक़ीनामा होना चाहिए और उसके बाद फिर ये सीधा टुकड़े आने चाहिए जिनके अंदर ये पहलू जो 4 बताए गए हैं, रज़्म, बज़्म, हुस्न, इश्क और अय्यारी आनी चाहिए, और आखिर में एक ख़ात्मा आना चाहिए। तो दास्तान की तरतीब, दास्तान के अंदर क्या ट्रोप्स होते हैं, दास्तान कैसे पेश करनी चाहिए, ये फ़खरुज़्ज़मानी साहब की जो किताब है उसने बहुत मदद की। पाशा मोहम्मद ख़ान हमारे दोस्त हैं, मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाते हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। द ब्रोकन स्पेल करके उन्होंने एक किताब लिखी है जो वेन स्टेट यूनिवर्सिटी से प्रेस हुई है, से शाया हुई है, और उसमें ये दास्तान की तरतीब और इसके बारे में ज़िक्र है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर फ़खरुज़्ज़मानी साहब ने पेश किया है, तो अगर आप नई ज़माने की दास्तान भी लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू वांट इट टू बी कॉल्ड दास्तान गोई। अदरवाइज़ वो किस्सा गोई है, आप कोई किस्सा जो है वो लेके सुना रहे हैं। प्लस परफॉर्मेटिव लेवल पे भी भाई स्टोरी टेलिंग तो हर जगह होती है ना, दुनिया में बहुत से हर आदमी स्टोरी टेलिंग कर रहा है और हर कल्चर में एक स्टोरी टेलिंग है, तो लोगों के अलग अलग अंदाज़ हैं। पांडवानी में भी स्टोरी टेलिंग हो रही है, यक्षगाना में भी स्टोरी टेलिंग हो रही है, रामकथावाचक जो बैठे हुए हैं वो भी स्टोरी सुना रहे हैं, तो सबका अलग अलग अंदाज़ है। तो वो अंदाज़, जैसे अब आपने इंस्ट्रूमेंट ले लिया, अब गा के, अब हारमोनियम पे आप बैठे हैं, आप रामकथावाचक वो जो है रामायण की कथा सुना रहे हैं, या पांडवानी में वो अपना एक तारा लेके जो है वो तीजन बाई जो हैं सुना रही हैं, वो अलग अलग अंदाज़ हैं। वो अगर उस अंदाज़ में किया जाएगा तो वो चीज़ कही जाएगी, उसको दास्तान गोई नहीं कहा जाएगा। तो दास्तान गोई के अंदाज़ में एक परफॉर्मेटिव अंदाज़ है। जैसे मीर बाकर जैसे जब परफॉर्म करते थे तो अशरफ सुबही कहते हैं कि जब वो एक बादशाह का जिक्र करते थे तो हमको लगता था कि कोई बादशाह हमारे सामने बैठा हुआ है, और जब वो एक पोपली बूढ़ी औरत का जिक्र करते थे तो ऐसा लगता था कि बग़ैर दांत के एक बूढ़ी औरत जो है हमारे सामने बात कर रही है। तो अब इस डिस्क्रिप्शन से मीर बाकर अली की समझ में आया कि सिर्फ टेक्स्ट का मामला नहीं था, मामला परफॉर्मेंस का था। तो टेक्स्ट और परफॉर्मेंस दोनों मिलके दास्तान गोई जो है एक अंदाज़ में बनती है, और अगर वो इस अंदाज़ में हो तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये दास्तान गोई है। तो ये पैरामीटर्स जो हैं उनको फॉलो करना, और जो ज़्यादातर नए दास्तान गो हैं, जो नए दास्तानें लिख रहे हैं, वो दे आर ट्राइंग टू एडहियर टू दिस पैरामीटर, तो उसको कहा जा सकता है कि वो दास्तान गोई है। लेकिन अगर आप किसी कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में कर रहे हैं या आप किसी और अंदाज़ में कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट वुड बी राइट टू कॉल कि ये दास्तान गोई है। हाँ, आपने एक दूसरी लेक्चर में भी ये बात कही कि इसमें ऑडियंस का जो वॉल्यूम या उनका प्रेजेंस भी उसको एक तरह से कहिए उस पर असर डालता है। दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी उस पर असर डाल रही होती हैं। इस बारे में थोड़ा बताइए। वो देखिए क्या है ना कि स्टोरी टेलिंग जो है एक थिएटर से या एक्टिंग से अलग है। वो
इट कैन नॉट बी क्लब टुगेदर विद एक्टिंग और थिएटर, क्योंकि एक्टिंग में आप खुद एक किरदार बन जाते हैं। थिएटर में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप एक पात्र बने हुए हैं। स्टोरी टेलिंग में आप खुद रहते हैं। आई कंटिन्यू बीइंग दानिश हुसैन, मैं कुछ और नहीं बन जाता हूँ, मैं एक दास्तान को रहता हूँ, दानिश हुसैन मैं वही रहता हूँ। और स्टोरी टेलिंग में सीधी कॉन्वर्सेशन हो रही है ऑडियंस से। आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो आप ऑडियंस की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप थिएटर में वॉयरिस्टिकली सब चीज़ देख रहे हैं। आप प्रिटेंड ऐसे कर रहा है स्टेज पे आर्टिस्ट की जैसे आप मौजूद नहीं हैं, और आप किसी रोशनदान से झांक के देख रहे हैं। तो अगर आपने कोई डायलॉग बोला थिएटर में और ऑडियंस का लाफ्टर आया, तो यू डोंट रिएक्ट टू दैट लाफ्टर बिकॉज यू आर प्रिटेंडिंग दैट दे डोंट एग्जिस्ट। लेकिन स्टोरी टेलिंग में अगर आपने कुछ कहा और उसका असर हुआ और ऑडियंस ने रिस्पॉन्स किया, फीडबैक किया, अब आप उसको रोप इन कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। आप वापस कोई जुमला फेंक सकते हैं, आप कुछ कह सकते हैं, आप शुक्रिया कह सकते हैं, यू नो। तो ये एक यहाँ पे जो है स्टोरी टेलिंग एक्टिंग से मुख्तलिफ हो जाती है, और उसकी स्टोरी टेलिंग की जो शराइत हैं वो भी अलग हो जाते हैं। अब उन शराइत में जो है जो चीज़ें अहम हैं वो ये है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपकी स्टोरी क्या है, आपकी कहानी क्या है। आपको उस कहानी पे पूरी पकड़ होनी चाहिए। वो कहानी जो है वो अगर स्टोरी टेलर और स्टोरी में फासला है तो फिर स्टोरी खो जाएगी। वो स्टोरी टेलर की इतनी पकड़ होनी चाहिए कहानी के ऊपर कि जब वो कहानी बयान कर रहा है तो उसकी आप बीती है। वो ये ना लगे कि भाई कहीं से और सुना और पेश कर रहा है। वो उस वक्त ऐसा लगे कि इसी वक्त, इसी मौके, इसी महल में ये कहानी ये बयान कर रहा है ये आदमी। तो पहली चीज़ तो ये कंटेंट हो जाती है, स्टोरी हो जाती है। दूसरी चीज़ है भाई आपका ऑडियंस कौन है। आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैं किसको परफॉर्म कर रहा हूँ, सामाईन कौन है। अब साहब यहाँ उर्दूदान लोग बैठे हैं तो वो ज़्यादा उसका लुत्फ़ उठाएंगे। अगर भाई नॉन उर्दू ऑडियंस बैठा है तो चीज़ उस पर खो जाएगी। तो अब आप अगर ये सोचें कि यार मुझे इतनी दाद नहीं मिल रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ नहीं है, आपका ऑडियंस बदल गया है। तो आप जो उर्दूदां वाली ऑडियंस है और जो नॉन उर्दूदां ऑडियंस है उनके फीडबैक को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब अगर आप एक स्मार्ट और स्टोरी टेलर होंगे तो आप अपने बयान को सहल कर देंगे जब आप नॉन उर्दू वालों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर उर्दू वालों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसको वैसे ही मिन्नुआन परफॉर्म करेंगे। ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कुछ और माहौल होगा, बड़ों के सामने कर रहे हैं तो कुछ और माहौल होगा, उस्ताद लोगों के सामने कर रहे हैं तो कुछ और माहौल होगा, इस नेशनलिटी के लोग हैं तो कुछ और माहौल होगा, किसी और बिरादरी के लोग हैं तो कुछ और माहौल हो जाएगा। ये ऑडियंस समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है आपकी परफॉर्मेंस। ये आपकी परफॉर्मेंस, आपकी आवाज़, आपका अंदाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कॉस्ट्यूम, ये सब चीज़ें पे आपकी नज़र होनी चाहिए ये जब आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हर आदमी को अपनी आवाज़ से बहुत मोहब्बत होती है जी। हैं, और हम जब बोल रहे होते हैं ज़्यादातर 95% 99% ऑफ पीपल हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमारी आवाज़ का असर क्या हो रहा है, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे हैं। उस वक्त हमारी सारी फोकस जो है वो वोकल कॉर्ड्स पे और बोलने पे लगी हुई है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी आवाज़ का इफ़ेक्ट क्या है। तो लोग क्या है कि वो बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग अ फीड एज टू हाउ देयर वॉइस इज साउंडिंग टू देम, दे समटाइम्स दे डू एक्सेस, यू नो, वो ज़्यादा बोल जाते हैं या ये समझ नहीं पाते हैं कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए। तो आपको एज अ परफॉर्मर ये समझ होनी चाहिए कि मैं आवाज़ में मॉड्यूलेशन भी लाना है, आवाज़ में और चीज़ें भी लानी है, कहाँ रोक देना है बयान को, कहाँ बयान को जारी रखना है, ये सब समझ जो है स्टोरी टेलर के पास होनी चाहिए। वरना अगर आप ये फीडबैक नहीं ले रहे हैं तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा परफॉर्म करना है स्टेज के ऊपर, और वो 1-1.5 घंटे में अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आपकी आवाज़ करख्त हो गई या आपकी आवाज़ एक मोनोटोनस उसमें चली गई, या आप एक ही अंदाज में बोलते चले जा रहे हैं, वो पत्थर की तरह लगने लगेगी। ऑडियंस कुछ देर के बाद भैया कहेगी चुप हो जाओ, माफ़ करो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब ये जब इन चीज़ों पे आपने तवज्जो दिया, आप कहाँ बैठे हैं, स्पेस क्या है। मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा अंदाज़ अलग है। मैं स्टेज पे रहूँगा, अंदाज़ अलग हो जाएगा। पब्लिक रैली में बात कर रहा हूँ, मेरा अंदाज़ अलग हो जाएगा। इंटीमेट लिविंग रूम कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मेरा अंदाज़ अलग हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगर रैली में डेक्लेमेटरी स्टाइल में बात कर रहा हूँ तो मैं परफॉर्मेंस में डेक्लेमेटरी नहीं हो सकता, परफॉर्मेंस ज़्यादा इंटीमेट है। तो और अगर मैं लिविंग रूम में बहुत इंटीमेट कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो वो इंटीमेट स्टाइल में स्टेज पे नहीं ला सकता।
तो ये चीज़ें समझना जो है कि मेरा स्पेस क्या है, मैं क्लोज स्पेस में हूँ, मैं ओपन स्पेस में हूँ, मैं मैदान में हूँ, मैं कैमरे के सामने हूँ, ये समझना ज़रूरी है। और उसके बाद हम सब जिस दुनिया में रह रहे हैं उससे जुदा नहीं है। आई कांट प्रिटेंड कि बाहर ये हो रहा और मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मैं ये प्रिटेंड कर रहा हूँ तो ये भी मेरी पॉलिटिक्स है कि मैं जो चीज़ सबके जहन पे है, जैसे आप कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ और मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ और अपनी कहानी सुनाए चले जा रहा हूँ कि जैसे साहब सब नॉर्मल चल रहा है। अब अगर दुनिया में कोविड है और लोग मर रहे हैं कोविड से और मैं उसको नज़रअंदाज करके अपने बयान में, अपनी परफॉर्मेंस में ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये भी एक पॉलिटिक्स है जी। तो ये चीज़ें सब लोगों के दिमाग पर रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस वक्त मौजू ना हो और आप उसका बयान ना करें, लेकिन आप उससे बिल्कुल कहते हैं डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। वो असर कर रही है। अब भाई इस वक्त थिएटर पूरा नहीं भर सकता, 50% कैपेसिटी अलाउड है, तो वो 50% कैपेसिटी क्यों अलाउड है? क्योंकि कोविड चल रहा है जी। तो आप जब परफॉर्म कर रहे हैं और आप देख रहे हैं ये आधा ही थिएटर भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगी, वो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो मैंने ये एक खाका बनाया लेक्चर देते वक्त कि भाई अगर आप स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ों को जो है आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए अगर आप एक मुकम्मल और एक इफ़ेक्टिव स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं। जी, तो फिर दास्तान का जो सिलसिला शुरू हुआ वो तो खैर आज भी जारी है और फिर आप धीरे धीरे करके मुंबई की तरफ आ जी। गए। तो फिर जब मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद जब काफ़ी मेरे ऊपर ये हुआ कि कहानी, क्योंकि मैं जब आया तो मैंने मेरी तवज्जो थी वो सिनेमा और थिएटर पे थी और दास्तान और स्टोरी टेलिंग पे इतनी नहीं थी। तो लोगों ने कहा नहीं आप स्टोरी टेलिंग छोड़िए नहीं। तो मेरी ये जहन में बात आई कि भाई अगर कहानी सुनाई जा रही है तो सिर्फ उर्दू ज़बान में क्यों? ज़बान तो हर कोई मार खा रही है इस मुल्क में, तो खाली उर्दू ज़बान पे क्यों तवज्जो दी जाए? तो फिर मैंने एक किस्सेबाज़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल किया कि मैंने कहा कि भाई हम हर ज़बान से जो हिंदुस्तान की वसाअत में जो भी ज़बानें हैं उनसे हम कहानियाँ लाएंगे, चाहे वो ओरल ट्रेडिशन से हों, चाहे वो रिटन ट्रेडिशन से हों, और उन कहानियों को हम स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। और अब मसला यह है कि भाई अगर कोई मान लीजिए बांग्ला ज़बान है, उड़िया ज़बान है, मलयालम ज़बान है, तो हर आदमी नहीं समझ पाएगा, तो कैसे पेश किया जाए उसकी लिटरेचर? तो मैंने ये कहा कि भाई हम बाइलिंगुअली पेश करेंगे, जैसे कि हम लोग आम ज़िंदगी में हर आदमी 2 या 3 ज़बानें जानता है, तो हम उन कहानियों को बाइलिंगुअली पेश करेंगे। एक वो ज़बान होगी जो कोर लैंग्वेज है, जिस ज़बान में वो कहानी रची गई थी, और एक वो ज़बान होगी जो डिस्क्रिप्टिव जो ब्रिज लैंग्वेज होगी, जिस ज़बान में जो लोग आम लोग या ज़्यादातर लोग समझ सकें। तो ये तय किया गया कि साहब जो ब्रिज लैंग्वेज होगी या अंग्रेज़ी हो सकती है या हिंदी हो सकती है, डिपेंडिंग की परफॉर्मर की कितनी कैपेबिलिटी है और क्या कंफर्ट लेवल है इन ज़बानों के साथ। तो अब ये मसला आया कि भाई द्विभाषी अगर करना है परफॉर्मेंस को तो कैसे पेश किया जाए? तो मैंने ये कहा कि भाई जितने प्लॉट पॉइंट्स हैं, कहानी जिन पॉइंट्स से आगे बढ़ रही है, जो प्लॉट पॉइंट्स हैं वो सब जो है ब्रिज लैंग्वेज में रहेंगे। कि भाई एक आदमी आया, बैठा, उसको कुछ अच्छा लगा तो उसने फ़लाना मंज़र देखा और फिर वहाँ से उठ के गया। ये सारे प्लॉट पॉइंट्स हैं, इससे आपको पता लग रहा है कि कहानी कैसे आगे बढ़ रही है, इसको ब्रिज लैंग्वेज में रखते हैं। और जो डिस्क्रिप्शंस हैं कि साहब अब यहाँ बैठे थे तो बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है पेड़ अच्छा था, फूल अच्छा था, लेकिन कमरे में एक दुर्गंध थी, ये डिस्क्रिप्शन है। तो इसको जो है वो कोर लैंग्वेज में रखा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इंसान जो ज़बान नहीं जानता है उसको कहानी समझ में आ जाएगी, और जो ज़बान जानता है उसको कहानी भी समझ में आएगी, और वो कहानी का जो मज़ा है, ज़बान का मज़ा है, वो भी उठा पाएगा। और उसमें मैंने एक और चीज़ ऐड की कि मैंने कहा कि भाई जैसे दास्तान गोई में आदमी जो है उसको बांध दिया गया है, उसके ऊपर एक बंदिश है कि वो तख्त पे बैठा है और अपना अपर पार्ट ऑफ बॉडी को इस्तेमाल करते हुए स्टोरी सुना रहा है। मैंने कहा ये क़ैद अब नहीं है, अब आप आज़ाद हैं, आप घूम के सुनाइए, बैठ के सुनाइए, लेट के सुनाइए, इंस्ट्रूमेंट बजा के सुनाइए, गा के सुनाइए। Whatever facilitates you in telling the story, you have all those you have all those advantages with you, you have all those skills with you, use them. तो उससे ये हुआ कि वो जो कैद जो हटी परफॉर्मेंस के ऊपर से, तो वो एक नया अंदाज़ बन गया। कोई साहब गा के सुना रहा है, कोई बैठ के सुना रहा है, कोई मूवमेंट के साथ सुना रहा है। तो फिर मैंने कहा कि इसको दास्तान गोई कहना
मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग अंदाज है। तो मैंने एक अम्ब्रेला ब्रांड दे दिया, इसे कहते हैं किस्सेबाजी, कि भाई किस्सेबाजी के अंदर मैं दास्तान सुनाता हूँ, मैं दास्तान गोई करता हूँ, लेकिन जो बाकी जैसे कोई मारवाड़ी में कहानी सुना रहा है या बंगला में कहानी सुना रहा है या मराठी में कहानी सुना रहा है, जो बाकी एक्टर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं वो दास्तान नहीं सुना रहे हैं, वो कुछ और, वो कहानी सुना रहे हैं अपने अपने अंदाज से, और उसको वो लेबल करना जायज़ नहीं है। तो देन वी सेड कि भाई किस्सेबाजी इज़ अ अम्ब्रेला ब्रांड अंडर विच वेरियस एक्टर्स आर परफॉर्मिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो वो उस तरह से करके तो वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन ये है कि कहीं कहीं जो है बम्बई आने से पहले मुझे फ़िल्म का चस्का लग गया था, 2-3 फ़िल्में मेरी आ चुकी थी और मुझे कैमरा एक्टिंग करने में मज़ा आने लग गया था। तो मुझे, मेरे अंदर ये ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि मैं और ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और दिल्ली में रह के ज़रा करना ये काम ज़रा मुश्किल है। तो फिर मैंने बोरिया बिस्तर बांधा, मैं बम्बई आया। फिर एक बार जैसे मैंने बैंक की नौकरी के बाद अपना सफ़र दोबारा शुरू किया था, तो यहाँ आने के बाद मैंने दोबारा सफ़र शुरू किया, और आते ही जो है शुरू में थोड़ा वक्त लगा। जैसा कि आप जानते हैं शहर में कोई किसी के लिए थाली परोस के नहीं बैठता है। तो शुरू में थोड़ा, एक फ़िल्म थी जिसको मैं कुछ लिख भी रहा था, कुछ उसमें एक्टिंग भी कर रहा था, एक और प्रोजेक्ट हाथ लग गया था, तो मैंने कहा चलो इसके सहारे पहुंच जाते हैं, फिर जब तक ये ख़त्म होगा कुछ और मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये तय कर रखा था कि मैं थिएटर नहीं बंद करूँगा, थिएटर में करता रहूँगा, और वो मैंने जारी रखा। थिएटर करना भी मैंने जारी रखा, साथ में जो फ़िल्म का काम आता गया तो वो भी मैंने करना शुरू किया। फिर किस्सेबाजी की मुहिम शुरू हुई, पोइट्रिफिकेशन की मुहिम शुरू हुई, क्योंकि अक्सर क्या होता था, मुझे बहुत शौक़ है नज़्में गज़लें याद करके फिर उनको सुनाना दोस्तों की महफ़िलों में। तो मुझे लगा कि अरे क्यों ना इसको बाकायदा परफॉर्मेंस की तरह पेश किया जाए। तो डेंज़ल स्मिथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत मशहूर अदाकार हैं, एक्टर हैं। तो मैंने डेंज़ल से ज़िक्र किया, तो डेंज़ल वो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पोइट्री रिसाइट करते हैं, वो बहुत लगाव है उनको, दिलचस्पी है अंग्रेज़ी पोइट्री से। तो डेंज़ल को आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो फिर डेंज़ल और मैंने उर्दू और हिंदी जो हैं कविताएँ, नज़्में, शायरी जो है उसको उनका इंतख़ाब किया। डेंज़ल ने जो है वो इंडियन इंग्लिश पोइट्स, उनकी पोइट्री का से इंतख़ाब किया, और एक म्यूज़िशियन हमारे साथ आए, तो फिर वो एक परफॉर्मेंस एंसेम्बल बन गया कि मैं एक रेसिटेशन कर रहा हूँ उर्दू में या हिंदी में, और वो अंग्रेज़ी में सुना रहे हैं, और पीछे एक गिटारिस्ट और ड्रमर म्यूज़िशियन जो है वो एक तरह से बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा है। और वो फिर एक उस परफॉर्मेंस का जो है हमने उन्वान दिया पोइट्रिफिकेशन। तो उसका एक सिलसिला शुरू हुआ, और वो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हम तो रसिया हैं, हम सब तो शायरी के, तो हमें तो शायरी गर्दी करते हैं, बस दूसरों के कलाम याद कर सुनाते हैं। तो हमको बहुत मज़ा आया कि हम इसको जो है सुनाएं, पेश करें। लोगों ने भी बहुत पसंद किया, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा कि ओपन माइक वाइक में लोग अपने कलाम आके सुनाते हैं, और उसमें जो मेयारी कलाम होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो हैं वो मेयारी कलाम नहीं होते। या फिर आप मुशायरे में जाइए, तो मुशायरे का भी एक अलग क्लिक है, अलग सर्कल है, आपको ज़्यादातर पता ही नहीं चल पाता मुशायरा हो रहा है, कहाँ हो रहा है। वो भी एक महदूद दुनिया है, उसमें घुसना बहुत मुश्किल है, जानकारी रखना। तो लेकिन ये जो है, क्योंकि ये मिक्स्ड परफॉर्मेंस थी, इसमें अंग्रेज़ी में भी हो रहा है, उर्दू में भी हो रहा है, हिंदी में भी हो रहा है, तो ऑडियंस ज़रा वाइड था, और ऑडियंस तैयार था, तो हमको बहुत मज़ा आया। अब तो लॉकडाउन की वजह से ज़रा हम लोग नहीं कर पाए 1.5 साल से परफॉर्मेंसेस, 1.25 साल से। लेकिन ये है कि ये चीज़ें शुरू हुई, और 2017 आते फिर सिनेमा का काम भी काफ़ी रेगुलरिटी के साथ मिलने लगा। तो आई थिंक तो बस यही ढर्रा हो गया ज़िंदगी का कि शूटिंग पे हैं, और फिर शूटिंग से फुर्सत मिली तो नाटक के रिहर्सल पे हैं, और नाटक के रिहर्सल से फुर्सत मिली तो कुछ शायरी की महफ़िल जम रही है। तो 2017 के बाद से फिर थोड़ा काम जो है सिनेमा का मुसलसल मिलने लगा, और फिर एक तरह से यही हो गया कि वक्त जो है वो कभी सिनेमा में, कभी थिएटर में, कभी दास्तान में, कभी शायरी में, इसके बीच में बँटने लगा। और अब यही है, ढलती उम्र है, और आदमी ढलती उम्र में क्या करता है, भागती जवानी को रोकने के चक्कर में रहता है। नहीं, ये तो आप मुझे बहका रहे हैं, हमारे देखने वालों को भी बहका रहे हैं। तो अभी तो आपका वक्त शुरू हुआ तो है। मेरी कोशिश यही है कि भैया जल्दी जल्दी काम कर लो, कि क्योंकि भाई कोई सोशल सिक्योरिटी तो एक्टर की होती नहीं है।
तो काम कर लो कि ऐसा काम रहे कि भाई बुढ़ापे में भी आदमी जो है वो कहे कि नहीं ठीक है, इनको रख लो, दे दो इनको बुढ़ापा काम। आपसे बहुत दूर भागता है। तो ये कोशिश है बस। नहीं, बहुत अच्छा है। तो दानिश भाई, हम लोग करीब करीब बातों का सिलसिला पूरा कर चुके हैं जी। अब यहाँ वो मुकाम है कि जब हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा, इस वक्त आप कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रेख्ता का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस गुफ्तगू में बुलाया। मैं गुफ्तगू के जो इंटरव्यूज़ हैं देखता रहा हूँ, और इससे पहले जो आपका पुराना काम है राज्यसभा टीवी के साथ वो भी देखता रहा हूँ। तो बड़े एज़ाज़ की बात है कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी और मैं यहाँ पे आया। और मैं यही कहूँगा कि जो एक मुहिम शुरू की है रेख्ता ने ज़बान के साथ, ख़ासकर उर्दू ज़बान के साथ, और एक नए अंदाज से उस ज़बान को लोगों को पेश करना, जो उसका हेरिटेज है, जो उसका कल्चर है, जो उसकी खूबियाँ हैं, बनिस्बत उसके कि वो ऐसे एक महदूद पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर बांध के रखना, ये बड़ी अच्छी बात है। और उसका रिस्पॉन्स हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से लोग लब्बैक कह रहे हैं, और जो भी रेख्ता के ऊपर उर्दू अदब, शायरी, बाकी जो वहाँ कलाम डाले गए हैं, लोग किस मज़े से उसे पढ़ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो बस यही ख्वाहिश है कि ये जो सेवा है ज़बान की, ये खिदमत जो है ज़बान की, वो चलती रहे। और आप जैसे कि कह रहे थे कि कुछ नमूना पेश कर दिया जाए, तो मैं तिलिस्म होशरुबा का कुछ एक इंट्रोडक्टरी दास्तान का मैं हिस्सा पेश करता हूँ कि सुखन साज़ाने मानिए दिल फरेब, व शनासाने रमूज़े कलामे बिरहवो रैब, जादू बयानी से तस्खीर तिलिस्म ज़मीर तरंग और तदबीर मुअज्जज़ नुमाया, यूँ फरमाते हैं बन्नज़रे दूरंदेश जादे ख़तरनाक पर सर नीचे कर यूँ कदम उठाते हैं कि जब अय्यारे बेनज़ीर वाला तदबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर चार अपने शागिर्दों के साथ जंगल को तय करके तिलिस्म होशरुबा की सरहद में दाखिल हुए, तो सूरत जादूगरों की बनाकर चार तरफ अलहदा अलहदा फिरना शुरू किया, मगर एक दूसरे का हाल जोया रहा। कहीं सहराए सरसब्ज देखा तो कहीं दरियाए ज़ख़्ख़ार मौजन पाया, पहाड़ों पे दांग तिलिस्म पर किए नए नए स्वांग, बंगले जादूगरों के बने, साहिर चौकियाँ लेकर बाहुक में अफरासियाब बैठे, साहिर सहर करते, आग व पत्थर आसमान से बरसते, गरज के ये सब कैफियत देखते हुए अय्यार जो अलहदा अलहदा चले जा रहे थे, उसमें से अमर अय्यार एक मकाम पे पहुंचा तो क्या देखा कि एक सहराए अजीब है, दूर तक घास मुक्कैश की हुई है, जंगल सारा चांदी का है। अब जो ये मंजर उसने देखा तो दिल में कहा, हाय मुमकिन होता तो ये सारा जंगल अपनी ज़ंबील में रख लेता, क्या करूं कुछ बस नहीं। तभी दिल में ख्याल आया कि भैया हंसिया निकालो और जहाँ तक हो सके यहाँ की घास काट लो। अब हंसिया निकाली और जल्दी 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 घास काटे जाता था कि तभी आवाज़ आई, बाश ए दुष्ट मक्कार, मैं तेरी ही तलाश में था। अमर ने जो सर उठा के देखा तो क्या देखा कि एक जादूगर पूरा जिस्म चांदी का, सर के बाल मुक्कैश के, मुंह आँख नाक कान हर तरफ से शोले आग के निकलते, तलवार हाथ में लिए ललकारता चला आता है। अमर ने चाहा कि उठ के भागे, मगर उस साहिर ने सहर ऐसा किया कि पाँव अमर की ज़मीन में चिमट गए, आगे ना जा सका। वो साहिर तलवार खींच के करीब आया और कहा, क्यों बे, तेरा ही नाम अमर है? अमर ने कहा, भैया हम तो घसियारे हैं, कौनो मुसीबत के मारे हैं। अरे कसम सामरी और जमशेद की नाम अमर ही आज पहली बार सुना है। उसने कहा, चुप कर, मुझसे मक्कारी करता है? अबे अफरासियाब, तेरी खबर पहले ही दे चुका है, अब तेरा सर काट के ले जाऊंगा, शहनशाह से इनाम पाऊंगा। इधर ये बातें होती थीं कि उधर मेहतर क़िरां हमारा यार का चेला एक मकाम पे पहुंचा और उसने बुलंदी से देखा, एक साहिर उस्ताद का कत्ल किया चाहता है। अब आगे क्या होगा उसको जानने के लिए आपको दास्तान गोई की महफिल में टिकट कटा के आना पड़ेगा। ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं कि दास्तान में दास्तान को रोकना जी एक चीज़ है, वो बहुत मुझे बहुत फैसिनेट करती है। ये दास्तान रोकना, ये क्या? भाई देखिए, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि दास्तान गोई कहानी सुनाने का फ़न है और कहानी का सब खेल है।
असल में दास्तान गोई एंटी स्टोरी टेलिंग है। उसमें कहानी को रोकना बड़ा फन माना जाता है कि आप कहानी को, उसका जो प्लॉट है उसको एक जगह पे रोक दीजिए और उसके बाद आपका सिर्फ डिस्क्रिप्शन बयान चल रहा है। अब साहब बयान ये है कि एक बहुत बड़े दास्तान गो थे, वो कहानी सुना रहे थे। उनकी कहानी में जो शहज़ादा है वो 20-25 साल की मुशक्क़त करके किसी तरह शहज़ादी के करीब पहुंचा है, अभी उसके हुजरे के बाहर पहुंचा है, पर्दा उठाना है कि उन्होंने दास्तान रोक दी। अब उनका बयान शुरू हो गया कि साहब वो शहज़ादे का, वो उसकी जुल्फ़ें, वो उसकी अबा, वो उसकी क़बा, वो उसकी तलवार, वो उसका ज़री, वो उसका बख्तर और उसके जज्बात का आना, वो उसके जज्बात का जाना और वो उसके पैर में उसके जूते, वो बयान चले जा रहा है। अब उधर शहज़ादी का बयान चल रहा है, वो शहज़ादी बैठी है, उसका हाला, उसका माला, उसका बाला, वो ज़रीदोज़ी का काम और वो बिस्तर और वो तकिया और वो पर्दे, बयान चल रहा है, बयान चल रहा है। अब जब 1 हफ़्ता हो गया तो नवाब साहब ने कहा भैया ऐसा वो हुजरे का पर्दा उठवा दो, 20-25 साल की मेहनत के बाद वो आदमी आया है, कम से कम इनका मिलन करवा दो, तुम हैं, मुलाकात करवा दो। क्या ये तुम अपना दास्तान रोक के अपना बयान जारी रखे हो? तो ये इसको दास्तान रोकना, जहाँ आप कहानी को रोक दें और बयान को जारी रखें और बयान आपका ऐसा बिल्कुल जिसे कहते हैं जमा हुआ हो कि आप बिल्कुल सुनने वाला हिल नहीं सकता है। और वो इतना उसके अंदर मधु हो गया, इतना उसके अंदर खो गया कि वो कह रहा है भैया कि चले जा रहा है, 5 दिन चला गया, 6 दिन चला गया, कहानी आगे बढ़ नहीं रही है और उसके अंदर फंसा हुआ है। तो ये दास्तान रोकना जो था, ये दास्तान गो का सबसे बड़ा जो है उसकी महारत जो है वो यहाँ मानी जाती थी, जो एंटी स्टोरी टेलिंग है। ये कमाल की बात देखिए कि एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट फॉर्म है और उस आर्ट फॉर्म में सबसे कमाल चीज़ जो है वो एंटी स्टोरी टेलिंग है कि जहाँ कहानी को रोक दिया जाए और बयान ऐसा हो दास्तान गो का कि सुनने वाला उसके अंदर बिल्कुल फंसा हुआ है। क्या बात है। तो एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया दानिश भाई जी कि आपने न सिर्फ थिएटर और अपनी ज़िंदगी के सफ़र और दास्तान गोई के इन बारीक पहलुओं की तरफ हमारा ध्यान खींचा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले भी अगली बार जब दास्तान को देखेंगे तो एक बिल्कुल नई नज़र से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राइटर डायरेक्टर दास्तान गो और एक्टर दानिश हुसैन प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं guftgu@rekhta.org पर।